गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज हम बात करेंगे ज़रा बच्चों से मुताल्लिक। वैसे ज़्यादातर बात हम बच्चों से मुताल्लिक कर भी रहे होते हैं, लेकिन आज बात करना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अक्सर देख रहे होते हैं, स्पेशली इन समर वेकेशन, यानी इन छुट्टियों में जो बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं हमें फ़लानी जगह पर जाना है या हमें वहाँ लेकर जाएं, हमने ये करना है, बिकॉज़ बच्चों की एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा और बच्चों के पास पूरा दिन होता है। पेरेंट्स तो ज़ाहिर अपनी जॉब, अपनी जो भी उनके काम है उसमें मसरूफ़ होते हैं, बट वो जो बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं उसमें सबीन ज़ाहिर वो कह रहे होते हैं कि कैसे मैनेज किया जाए। तो इसमें जो बच्चे छुट्टियों में कहीं घूमने फिरने जाने की ख्वाहिश रखते हैं, मे इट बी नॉर्थ और साउथ, बिकॉज पूरा पाकिस्तान इज़ वेरी डाइवर्स, इट्स ब्यूटीफुल, जहाँ पर आप जा रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, बट मौसम के एतबार से बस बात करेंगे, ख्याल से जाएं जहाँ भी जाएं। लेकिन इसमें जो एक मैसेज आज हमारा है वो मैसेज है कि बच्चों को साथ साथ कुछ ना कुछ हमने सिखाना भी होता है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट, इट्स अबाउट लर्निंग एज वेल। एग्जैक्टली सिखाना भी होता है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और आपने जिस तरह बताया कि बच्चों ने अब तो बच्चे इतने तेज़ है, खुद ही प्लान किया हुआ होता है किधर Yes. जाना है किधर जाना है, और वेकेशन से पहले चल रहा होता है, और फिर माँ बाप को तंग भी करते हैं। बच्चे इस वक्त जितने हमें देख रहे हैं, पेरेंट्स को परेशान आपने नहीं करना किसी भी सूरत, और बिकॉज जो जितनी उनकी इस्तात है उसके मुताबिक आपने उनसे फरमाइश भी करनी है। आपका हक बनता है फरमाइश करना, उनका फ़र्ज़ बनता है उस फरमाइश को पूरा करना, बट एहतियात करनी है। कोई ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकाली, कोई ऐसी फरमाइश नहीं करनी जिससे आपके पेरेंट्स को मुश्किल हो किसी भी तरह की, फाइनेंशियली उनके ऊपर बर्डन पड़े, इमोशनली उनके ऊपर बर्डन पड़े। सो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। एट द सेम टाइम वो तमाम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने आपको इतना दिया है और आपको पूरा हक है कि आपने इतने मेहनत से एक चीज़ को कमाया है और आपके पास वसाइल हैं, तो आप अपने बच्चों को लेकर भी जा रहे हैं। मे बी आप नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि अपने बच्चों की काउंसलिंग इस हिसाब से भी करें कि वो जब वापस स्कूल जाएं या अपने दूसरे बच्चों से जब कम्युनिकेट कर रहे हो मैसेज पे, कॉल पे, तो जस्ट मेक श्योर कि वो शो ऑफ ना कर रहे हो। उन दूसरे बच्चों को इस चीज़ का एहसास मत दिलाएं कि उनके पास वो वसाइल नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम होता है और ये ऐसी एज होती है जिसमें आप बहुत सेंसिटिव हुए हुए होते हैं और आपका दिल कर रहा होता है आप भी जाएं, और फिर आप कंपैरिजन्स में लग जाते हैं कि जी फलाने का, मेरा तो फलाना दोस्त जो है वो फलाने मुल्क गया है या फलानी जगह पर गया है और मैं नहीं जा सका, और फिर पेरेंट्स से गिले शिकवे और बच्चे की अपनी मेंटल हेल्थ बहुत खराब होती है। जस्ट मेक श्योर कि आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अपने बच्चों की काउंसलिंग साथ साथ करें। और इसमें से भी एक बात और भी है कि तो घूमने फिरने के एतबार से बात हुई ना, हम समटाइम्स ये भी देखते हैं जैसे बच्चे को आपने कोई खिलौना दिलाया, कोई चीज़ दिलाई आपने, और बच्चा कहता है फौरन से मैं अब उसको दिखाने जा रहा हूँ, तो उसको उस वक्त बिठा के ज़रा समझाएं, दैट्स शो ऑफ, डोंट डू दैट। हाँ, अगर आप शेयर करने जा रहे हैं, खेलने इकट्ठे जा रहे हैं, दैट्स समथिंग एल्स। अदरवाइज अगर वो ये कह रहे हैं कि बस मैं दिखाऊँ कि मैंने ये चीज़ ली है, मैं लेकर आया हूँ एंड आई हैव गॉट दिस, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। ये बच्चों को बैठ के आपने सिखाना है। और जब आप खुद भी घर में एक माहौल बना के रखते हैं कि अच्छा ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी काम करते हुए ये एलिमेंट माइंड में भी होता है और प्रैक्टिस भी आप करते हैं कि आपने शो ऑफ नहीं करना होता, तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो सीख रहे होते हैं। बट सम टाइम्स बच्चों को अगर नहीं भी समझ आ रहा तो आप उन्हें बैठ के बताएं, बच्चे समझते हैं अगर आप उनसे बात करेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की हरकतों पर नज़र रखें, किससे क्या बात कर रहे हैं, क्या काम करने के बाद वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा नजर रखें ताकि उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छी ग्रूम हो रही हो। तो इस मैसेज के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर।
کوہ نمک کا پہاڑی سلسلہ ایک طویل ارضیاتی تشکیل ہے جو عمودی چٹانوں، نوکیلی چوٹیوں، لہراتے ہوئے پہاڑوں اور ویران وادیوں کا مسکن ہے۔ ایک ویٹ لینڈ ایسا جیوگرافیکل فیچر ہوتا ہے جو سال کا زیادہ تر عرصہ زیر آب رہتا ہے۔ سائبیریا سے جو مائگریٹری برڈز آتے ہیں اور جہاں کی جنگلی حیات ہیں، یہ سب اس کی بائیو ڈائیورسٹی میں اور اس علاقے کی ویلیو میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ناتمام کی کہانی جو دنیا فتح کرنے نکلی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے سکندر اعظم کا لشکر پہلی مرتبہ باجوڑ میں داخل ہوتا ہے۔ وہ آخری سفر جو ایک فاتح کا دردناک انجام بن گیا۔ کوہ ہندوکش کی تنگ گھاٹیوں سے مکران کے ساحلوں تک، گندھارا اور وادی سندھ کی سرزمین پر سکندر کا لشکر بڑی بڑی منجنیکوں کے ذریعے سے شہر پر پتھروں کی بارش کر دیتا ہے۔ سکندر اعظم اور اس خطے کے بہادر باسیوں کے درمیان خون ریز مارکوں اور مزاحمت کی ہزاروں سال پرانی داستان۔ پی ٹی وی کی ڈاکیومنٹری سیریز سکندر اعظم ایک خواہش ناتمام کا آخری سفر۔ ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ایک خواب ہے، وہ ہم سب کا خواب ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک کا ہر بچہ پڑھا لکھا ہو، اس ملک کا ہر بچہ اسکول جاتا ہو، ہر بچہ کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہو، کوئی بچہ ہمیں روڈ پر اسکول کے ٹائم پہ نہ دکھائی دے، کوئی بچہ ہمیں محنت مزدوری کرتا ہوا دکھائی نہ دے، اور ہر بچے کے پیرنٹس اس کو انکریج کر رہے ہوں کہ وہ اسکول جائے اور پڑھائی جو ہے وہ اس بچے کی پرائیورٹی ہو، ان پیرنٹس کی پرائیورٹی ہو، اور یہ خواب ہمیں مل کر پورا کرنا ہے۔ کافی حد تک ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کام ہو رہا ہے، گورنمنٹ لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت بڑھ چڑھ کے آگے کام کر رہا ہے۔ ہمیں بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسی INGOs کو، NGOs کو، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کو جو کہ بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کریں، اسپیشلی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اس میں سبین ہم یہ بھی ایڈ کریں گے کہ اسپیشلی وہ بچے جس طرح آپ نے کہا نا آؤٹ آف اسکول چلڈرن، کسی وجہ سے گھر سے دور اسکول ہے، کمیوٹ کا مسئلہ ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے اسکول، اس وجہ سے ڈراپ آؤٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، فیس آپ نہیں پے کر سکتے سم ٹائم اسکول کی، جو بھی آپ کے گھر کے پاس اسکول ہے تو بھی آپ اسکول نہیں جاتے۔ میں ریزنس پہ زیادہ بات کر رہا ہوں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی، تو یہ کس طرح سے اس میں ادارے، کس طرح سے اس میں انڈیویجول کام کر رہے ہوتے ہیں اور کتنا کام کرنا ضروری ہے، آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ ہم جوائن کر چکے ہیں ایجوکیشن سے سکینہ تاج صاحبہ، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن پریزیڈنٹ ہیں اس کی وومن ونگ کی، اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ آپ کا وسیع تجربہ ہے اور کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، ان کو ویلکم ہے۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ سب کیسے ہیں؟ بہت شکریہ آنے کے لیے، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پہلے میرا خیال ہے سمر کیونکہ ویکیشن چل رہی ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت تو اسکولوں میں ذرا چھٹیاں سی ہیں،
اب ایسے میں بچوں کے پرسپیکٹیو سے آپ ذرا رائے ضرور دیجیے گا کیا کرنا چاہیے تاکہ بچے کنیکٹڈ بھی رہیں, اس ٹائم کو یوٹیلائز بھی کریں, اور ہم اس افیکٹو یوٹیلائزیشن آف ٹائم بلکہ کہہ دیتے ہیں بچوں کے لیے, وہ کیا ہونا چاہیے ان سمر ویکیشنز؟ اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رائزنگ پاکستان اور پوری جو ہے بی ٹی وی ہوم والوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ ہم اس کے تھرو میسیج کنوے کر سکیں, اپنی کمیونٹی میسیجز کنوے کر سکیں. جیسے اپنے طور پر تو ہر کوئی, جیسے آپ نے کہا کہ کوشش کر رہا ہے, لیکن جو کوشش کر رہا ہے وہ پازیٹیو طریقے سے ہر جگہ پہنچے, ہر ادارے میں پہنچے اور ہر پیرنٹس کو پہنچے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کریں. جیسے آپ نے ابھی سوال کیا سمر ویکیشن کے حوالے سے, یو آر ویری ویری رائٹ. یقین کریں جب ادارہ بند ہو جائے اور ایجوکیشن کی ایمرجنسی نافذ ہو, 1.8 ملین بچے آپ کے اسکول سے باہر ہوں اور ہم ان بچوں کو اسکول میں لے کر جو آئے ہیں وہ بھی آنے کے لیے تیار نہ ہوں, ایون سب کچھ پرووائڈ ہونے, 1 عام ڈسٹنس کے اوپر اسکول ہے, اگر اس پر بھی آنا نہ چاہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں اس کے لیے ایک کوسچن ریز ہوتا ہے ہمارے لیے ایجوکیشنسٹ کے لیے کہ ہم کیا اسٹریٹجیز پلان کریں کہ بچہ اسکول سے, ایک استاد سے ایون چھٹیاں بھی ہو جائیں دور نہ ہو. کیونکہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ اسکول بچے کا سیکنڈ ہوم ہے, وہاں پر وقت گزارتا ہے, وہاں سے سیکھے گا یا اپنے پیرنٹس سے سیکھے گا, اپنی کمیونٹی سے سیکھے گا. جب تک ہم نے ان کو لنک نہ کیا اور ہم نے سردیوں اور گرمیوں کی چھٹیاں دے کر ان کو آزاد پنچھی کر دیا کہ آپ جی موبائل, یقین کریں کورونا کے بعد آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایجوکیشن میں کتنا پیچھے رہ گئے. اچھا. اور ہمارا بچہ جو ہے وہ پیرنٹس کو بھی, ایون میں نے ابھی اس پروگرام کے تحت یہ بھی ریکویسٹ کرنی ہے ہمارے جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں کہ یقین کریں ہم پیرنٹس کو خاص طور پر اب کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ ہمارا نیشن, میں ان کا بچہ نہیں سمجھتی, میں کہتی ہوں آپ کے پاس جو بچہ ہے وہ ذمہ داری سب کی ہے, یہ نیشن کا بچہ ہے, اس کی امانت ہے, ہمیں اس کو تیار کرنا ہے, سردی گرمی سے نہیں, ڈرانا نہیں ہے ان کو. ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے جو فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب ہیں انہوں نے جس طریقے سے ایگزامپل سیٹ کر دیا ہے, پوری دنیا میں ہمارا نام فخر سے بلند کر دیا ہے. تو ہم نے اس ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا, یوٹیلائز کرنا ہے. ہمارے بچوں کے اندر وہ سکلز بھی آنے چاہیے, ان کو لنک کرنا ہے تاکہ دیکھیں کمپنی ریئلی میٹرز. آپ یقین کریں اگر ایک عام بندہ ہے اس کو 10-12 پڑھے لکھے لوگوں میں بٹھا دیں گے تو انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ ڈسکشن کر کے سیکھے گا. تو کمپنی جو ہے وہ ریئلی میٹرز. اب بچے ہمارے اسکول سے دور ہوئے ہیں تو گھروں میں آ گئے. اب گھروں میں کیا ہے, کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, موبائل ہے, فن ہے, سونا ہے, پوری رات جاگنا ہے, ان کی کوئی بھی پلاننگز نہیں ہے. تو میں یہاں پر ایک اپیل بھی کرنا چاہوں گی, ایمرجنسی طور پر اداروں کو بھی گائیڈ کروں گی, پیرنٹس کو بھی گائیڈ کروں گی کہ بچوں کو لنک رکھیں, بچوں کا ایک پلان بنا کر دیں. جیسے آپ نے اکثر کیڈٹ کالجز میں سنا ہوگا, میں تو روٹین ہوتی ہے صبح سے شام تک, وہ صبح سے لے کے شام تک صبح اٹھتے ہیں, اب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. میں چیف کوآرڈینیٹر رہ چکی ہوں ایک کیڈٹ کالج کی, تو وہاں پر نا مجھے لگتا تھا کہ یہ صبح سے لے کے شام تک نا بس یونیفارم بدل رہے ہیں بچے, ادھر آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں. اچھا مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ ان کو بزی رکھنا کتنا ضروری ہے, بزی رکھنا ضروری ہے. تو پھر میں نے جب ڈے اسکول اوپن کیا تو میں نے ایک پلان بنایا, صبح سے اٹھنے تک رات سونے تک. مدر کو کوآرڈینیٹر بنا دیا. میں نے کہا اب تم ماں نہیں رہی, میرے اسکول میں آ گئی, اب تم کوآرڈینیٹر ہو بچے کی. تم نے جسٹ کیا کرنا ہے, بچوں کو فالو اپ کرنا ہے کہ بچہ صبح اٹھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, ناشتہ لازمی ہے. ہماری انگریزی مائیں ہیں, بچہ کہتے نہیں کرنا تو اوکے, ہم تو تھی ماؤں کے پلے میں بچے ہیں, اماں نے پراٹھے کے علاوہ کبھی وہ یقین کریں وہ بس پیسے دے دیے یا اس طرح. میں اس پر بھی اپنے بچے کے لیے ان سے بھی لڑائی کرتی ہوں اس بات کے لیے کہ یہ میرا بچہ ہے, اس کو ہیلدی فوڈ دیا کریں, لنچ دیا کریں. اچھا یہ میں نے ڈیلی روٹین بنا کے دی ہوئی ہے, صبح اٹھنے سے رات سونے تک, اور اس میں کرنا کیا کیا ہے, جو پکایا ہے کھا لینا ہے. 5 مارکس ہیں اس چیز کے. اچھا اب دیکھیں, اب اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ نے نا پنشمنٹ نہیں دینی, پنشمنٹ بالکل نہیں دینی چاہیے. 1 سے 4 سال یعنی 1 سے 4 ایئرس تک بچہ, آپ میں بایولوجسٹ بھی ہوں, نروس جو آپ کا نروس سسٹم ہے اس میں وہ لنک کر رہا ہوتا ہے, وہ نیورون جو ہیں وہ جنکشن بنا رہے ہوتے ہیں, وہ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے گھر کی چیزیں, اسکول کے ٹیچرز کا بیہیویئر وہ لنک کر رہا ہوتا ہے. ہم کیا پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں, یہ نفرت پھیلائے گا یا محبت؟ تو محبت کا پیرامیٹر زیادہ کر دیں. دیکھیں سزا اور جزا تو قرآن میں بھی ہے, تو آپ نے سزا کس طرح دینی ہے, نمبر کاٹ لیں,
5 नंबर दिए हैं, अगर बच्चा फॉलो अप नहीं है, पेरेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा, यकीन करें वालिदैन आकर मुझे कहते हैं, मैंने कहा ये मेरा बच्चा है, इसको हाथ मत लगाना, हद तक स्कूल वालों को कह रहे होते हैं। मैंने कहा मैं इसको समझाऊंगी, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, बस आपने फॉलो अप में रहना है और नंबर आपने देने हैं बच्चे को। जो पकाया है, खा लिया है, अपनी चीज़ों को मैनेज किया है, कबर्ड को मैनेज किया है। अभी भी समर वेकेशन हुई है तो मैंने पूरा उनको प्रोग्राम बना के दिया है डेली वाइज। अच्छा, एक और आइडिया यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि मैंने कोऑर्डिनेटर भी बना दिया, 5 मार्क्स भी दे दिए। अब जिस दिन मेरी पीटीएम होती है, रात को बच्चे ना माँ के पाँव में पड़े होते हैं मम्मा पूरे नंबर देकर आना। बेस्ट स्टूडेंट सैश देती हूँ, पूरे स्कूल को खड़ा करती हूँ, मैं मार्क्स को साइड पे कर देती हूँ। पहले कहती हूँ आ जाओ जी, जो पेरेंट्स के फर्मा बरदार हैं, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, बहुत ज़रूरत है। पेरेंट्स की तरफ लिंक करना, उस्ताद की तरफ लिंक करना, ये सेफ साइड है बच्चों की। सही बात है। हम बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम अगर रूहानी माँ बाप हैं तो दिल तड़प रहा है हमारा कि ये माँ बाप कर क्या रहे हैं मेरे बच्चे के साथ। आप गर्मियों सर्दी की छुट्टी दे रहे हैं, वो गली में खेल रहा है, वो बाइक लेके जा रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है, कितने बच्चे उसकी नजर हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप वेकेशंस में बच्चों खुला का छोड़ टाइम टेबल देंगे, नहीं बनाएंगे और हाँ, एहसास नहीं अपने अंदर लाएंगे, बच्चों के अंदर यही एहसास बात। डेवलप नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे बेसिकली अब उसके बाद जब रूटीन में आ भी जाएंगे तो क्या रूटीन में आएंगे। हैबिट्स तो उनकी 2, 3, 4 महीने के लिए जो है वो डेवलप हो गई ना, वो सर्दियों की बात हो या गर्मियों की छुट्टियों की बात हो। अच्छा सकीना साहिबा, अब जरा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की भी बात करते हैं। जरा आप अपना काम से भी जरूर बताइएगा कि किस तरह से आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे इन बच्चों को स्कूल की तरफ लाया जा रहा है, किस तरह से इनके फाइनेंसेस मैनेज हो रहे हैं सो दैट मोटिवेटेड रहें और फिर कंसिस्टेंट भी रहें इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जो आपने बहुत जैसे मैंने अभी जिक्र किया अपनी पहली बात में कि 1.8 मिलियन अगर बच्चे बाहर हैं तो इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए, 1 आर्म डिस्टेंस पे स्कूल ओपन होने चाहिए। अभी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, इवन यहाँ पर हमारे स्कूल को यूज़ किया जा सकता है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो इवनिंग स्कूल्स ओपन कर दें। हम पूरी टीम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। हमने देखा कि बच्चे ना मांगने की तरफ हैं, छोटे छोटे बलून्स लेकर नंगे पाँव। तकलीफ होती थी कि यार ये बच्चा पढ़ने की स्टेज में है, तो उनको जब हम ऑफर करते थे ना तो वो भाग जाते थे। तो बात ये समझ आई, पकड़ के कुछ बच्चों को हमने कन्वेंस भी किया कि आ जाए। अच्छा, ग्राउंड रियलिटीज़ पे कोई बात नहीं करता, कैसे पकड़ के ले आए? उनके माँ बाप के लिए तो वो रोजगार है, माँ बाप घर बैठे हुए हैं, बच्चा कमा कर ला रहा है। जब चले माँ बाप कमा भी रहे हैं तो वो 4-5 बच्चे पैदा करके लिटरली इस मकसद के लिए भी होता है कि तो आप पहले बच्चे कमा के लाएंगे घर। पहले उन पेरेंट्स की ग्राउंड रियलिटीज को उनके घरों में जाना भी होगा और उनको नोटिस भी सर्व करने होंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं हम भूखे मर जाएं। अच्छा, भूखे कैसे मरें? फिर हमने ये भी इंतजाम किया, उनको एड ना दें, किसी गरीब बच्चे या गरीब को देख लेना, आप उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप रोज़गार दें, किसी को रेडी बना दें, घर में बैठे हुए ना सुकून के साथ, उनको तो कोई फिक्र नहीं है ना बच्चा ज़ाया हो रहा है या पढ़ रहा है, उनके लिए तो वो रोज़गार है। तो मेरा सजेशन ये है कम्युनिटी के लिए कि हम ऐसे सेल बनाएं, एरिया वाइज बनाएं, कुछ लोगों को उसमें शामिल करें, ऐसे लोगों की ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, इनको पकड़ें। हमारा कौम का बच्चा वो बैगर बना रहा है, चोर बना रहा है और इस कम्युनिटी का बदला लेने के लिए वो रेडी हो रही, नस्ल से नस्ल तैयार हो रही है। तो उस हब को, जैसे वो कहते हैं ना मक्खियों का छत्ता है, वहाँ पर जाएं, उनको रोज़गार दें, उनको कन्विंस करें और फिर उन बच्चों को लेकर आए। ऑल्सो ठीक है, रोज़गार दें, अपनी जगह पे बात है, सारी देना भी चाहिए, ठीक है, जो जिसकी इस्तात हो कोई कर सकता है करे, ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने इन फैक्टर्स को कम कर सकते हैं हमें करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे स्कूल जा सकें। बट स्टिल इस चीज़ को भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि ये इलीगल है। 18 साल से कम उम्र बच्चे, आप अगर छोटे बच्चों को, हम तो 7-8 साल के बच्चों को, मैं 6 साल के बच्चों को होटल पे काम करते हुए देख रही हूँ, चाय लेके जाना दे जाना, तो देखिए ये तो है ही इलीगल ना। आप भूखे रह रहे हैं घर के अंदर, आपके घर में फाके हो रहे हैं, खाने को नहीं है, ये एक अलग फैक्टर है, इसमें हमदर्दी है आपके साथ, काम करना चाहिए जितनी जिससे हेल्प हो सके हो। बट इसको लिंक करना इस चीज के साथ कि कम उम्र बच्चों को आप लोग रोजी कमाने के लिए बाहर भेज दें क्योंकि आपके घर में खाना नहीं है, इसको लिंक करना गलत बात है। ये एक अलग फैक्टर है, वो एक अलग फैक्टर है। तो जो इलीगल है वो इलीगल है इन एनी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन। उसके अलावा जैसे मैंने कहा ना कि ये एक तो मैंने ग्राउंड रियलिटीज बताई, बच्चों को हम लेकर आ रहे हैं, इवन ऑर्फन बच्चे हैं, एक मदर आ गई हैं तो मैं एक बच्चे का एडमिशन करवाना चाहती हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, पीछे 5 बच्चे हैं, वो नहीं पढ़ा सकती, मैंने कहा पहले वो 4 बच्चियाँ लेकर आओ। मैं उस बच्ची को, इवन बहुत सारी फैमिलीज ऐसे ही हैं कि हमने अपने तौर पर टीचर्स ने कोई बुक्स लेकर दे रहा, कोई यूनिफॉर्म, इतना हमारी कौम के अंदर जज्बा है ना कि आपकी सोच है, हम उस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करते। किसी को खाना देने से ज्यादा बेहतर एजुकेशन दे दो, सही बात है। और ये सुन्नत नबवी भी है,
اور ساتھ میں ہم تو ماشاءاللہ ایجوکیشنسٹ ہیں. ہم اب صدقہ جاریہ کیا ہے ہماری طرف سے؟ ایجوکیشن, تعلیم. میں کہہ رہی ہوں کہ 3 منتھس کی جو چھٹیاں ہیں ورچوئل کلاس روم ہونے چاہیے. ایون میں نے اپنے اسٹاف کو انسٹرکشن دی ہے, میرا بچہ فری نہیں رہے گا گھر میں. آپ نے آن لائن واٹس ایپ 3 مہینے ان کے ساتھ لنک رہنا ہے. وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ موبائل پر تو نہیں زیادہ جا رہے. یقین کریں میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں 3 سے 4 میرے جو سے ریلیٹڈ ہیں. بچے جو ہیں نیوروفوبیا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں وہ اپنی ہی دنیا میں چلے گئے ہیں اور وہ باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو مارنا ہے, اس کو مارنا ہے. میرا یہ لائیو سیلف ٹاک ہو رہی ہے بہت جی. زیادہ. تو وہ بچے جو ہیں وہ آپ کے بالکل اس کمیونٹی سے کٹ ہو گئے. وہ ایک بچہ ضائع ہو گیا نا, سمجھیں. وہ کس کی لاپرواہی ہے؟ پیرنٹس کی. آپ پلے گروپ کا بچہ, اتنا چھوٹا سا معصوم بچہ, آپ کیسے اسے موبائل دے سکتے ہیں؟ اچھا, میں کل ہی ایک اس حوالے سے ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک بچہ لٹرلی بالکل چیخ رہا تھا اور رو رہا تھا, اور ایسے کہ جیسے اس کو کسی نے مارا ہو یا اس کو بہت زیادہ چوٹ لگ گئی ہو. تو وہ جب پتہ چلا تو وہ یہ کہ پیرنٹس نے 2 منٹ کے لیے فون لیا. چھوٹا بچہ, کوئی میں 3-4 سال کے بچے کی بات کر رہی ہوں. ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے. اور وہ شعیب لٹرلی وہ اس کے پیرنٹس تو کیا کرے, بچہ اس طرح سے رو رہا کہ سمجھ نہ آئے کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا. آپ نے اپنے اس فینٹیسی ورلڈ سے ڈسکنیکٹ کیا ہے نا. جی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسے پروگرام, ایسے انٹرسٹنگ چیزیں, سمر کیمپس, لائک وہ ایریا ہے ان بچوں کو کھیلنا کودنے میں ہی سکھا دیں ہم. ٹی وی ٹائم ہے, ہمارے سپروائز انوائرمنٹ میں رہیں گے. میں کہتی ہوں کہ آج کل والدین کے پاس میرا بچہ سیف نہیں ہے. میں لٹرلی اس پروگرام کے تھرو میں میسج کروں گی, نہ کھانے کے لحاظ سے, نہ پینے کے لحاظ سے, نہ کاؤنسلنگ کے لحاظ سے. تو ہماری سروسز لازمی لیں. 1 arm ڈسٹینس پہ جو ادارے ہیں, میں اپیل کروں گی رانا سکندر صاحب کو, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کل ہی بات ہوئی کہ 600 ملین جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے لیے. بہت اچھی بات ہے. دیٹ از فار دی لو انکم اسکول اسپیسیفکلی؟ نو اونلی فار گورنمنٹ اسکولس. ٹھیک ہے. جو ہمارے جو لو انکم سکولز ہیں وہ اپنے طور پر ہی سروائیو کر رہے ہیں. آپ سمجھیں کہ وہ بہت ساری مشکلات, اگر پیرنٹس کی مشکلات ہیں اس ادارے کی لو انکم سکولز کو امپاور کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میں بالکل یہ پوائنٹ پر آنا چاہ رہی تھی کہ سب سے امپورٹنٹ, سب سے پہلے بات یہ سمجھنا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو بچے جاتے ہیں, اگر وہ غریب کا بچہ ہے ڈیفینیٹلی وہ ادھر جاتا ہے, اچھی فیملیز کے بچے جاتے ہیں. صرف ہمیں ان بچوں کو نہیں دیکھنا, ہمیں اوور آل پوری قوم کے بچوں کو دیکھنا ہے. یہ ہمارے ستیلے تھوڑی ہیں, یہ بچے ہمارے بچے ہیں. اور جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ گورنمنٹ میں ان کو ایڈمیشن بھی نہیں ملتا. میں آپ کو سچی بتاؤں, وہ کہتے ہیں بس ایڈمیشن کلوز ہے. وہ بچے پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ میڈم اس طرح ہو گیا. مجھے آج سے یہ میں آپ کو کہوں کہ 5 ایئرز بیک بات کر رہی ہوں, 6 ایئرز کرونا سے پہلے, ایک بزرگ سے بندے آئے میرے پاس, چاہے وہ سن بھی رہے ہوں, تو انہوں نے کہا جی میں اپنے بیٹے کو پوتے کو پڑھانا چاہتا ہوں لیکن گورنمنٹ اسکول میں تو جگہ نہیں ہے, ان کو بھیج دیا. تو بیٹیاں بھی پڑھانا چاہ رہا تھا, پوتیاں, لیکن میں پڑھا نہیں سکتا. میں نے کہا کتنی ہیں پوتیاں؟ کہتے 3 ہیں. میں نے کہا پہلے ان کو لے آؤ. اچھا فیس کتنی؟ میں نے کہا اچھا اس پوتے کی کتنی فیس دینی تھی؟ میڈم آپ بتائیں. میں نے کہا آپ نے بتانی ہے فیس. تو کہتے ہیں میں تو 2-3 ہزار میں دوں گا اپنے پوتے کے لیے, دینے کے لیے تیار ہے. میں نے کہا ان کی کوئی فیس نہیں, آپ سمجھو کہ پوتے کی فیس دے رہے ہو, ان کی کوئی فیس نہیں ہے. آج وہ بچے ماشاءاللہ کالج میں ہیں بچیاں ماشاءاللہ. تو کئی ایگزامپلز ہیں اس طرح کی. تو ہمیں ضرور ایک کوآرڈینیٹر بنایا جائے ایریا وائز. میری وش ہے یہ, گورنمنٹ سیکٹر ہم سے کوآرڈینیٹ کرے. جو گورنمنٹ کا بچہ ہے وہ بھی میرا بچہ ہے. صحیح بات. اگر میں ایز اے سائنٹسٹ کام کیا, میرا کلاس KG کا بچہ پریکٹیکل کر رہا ہے, تو میں کیوں نہیں چاہوں گی AI کے ساتھ مقابلہ ہے ہمارا, روبوٹکس کے ساتھ مقابلہ ہے. ویسے تو اللہ نے جو برین دیا اس کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا, لیکن ہمیں اپنی نیشن کو اس لیول پر تیار کرنا ہے. تو ایسے کریں, کوآرڈینیٹرز بنائیں, ہمیں اس میں انوالو کریں, بچے کو سرو کریں, کاؤنسلنگ سیل بنائے جائیں, پیرنٹس کو گائیڈ کیا جائے, بچے کو گائیڈ کیا جائے, اس موبائل سے بچے کو دور کیا جائے. میں نے ایک پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی بہت ساری ویڈیوز بنا کے پیرنٹس کو گائیڈ کیا ہے. چائلڈ لاک لگائے جائیں. بچے کی ذہنی نشو و نما کے لیے اس فضول موبائل کی ویب سائٹ وزٹ کرنا یا ادھر جانا, میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑی موت کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. پیرنٹس اپنی آنکھوں کے سامنے بچہ لیٹ کر اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بچے کا دماغ ہے اتنا سا. آپ اتنے میچور بندے ہیں, اچھا چلا وہ بچہ رہا ہے آپ کو, صحیح بات, آپ سوچ رہے ہیں, پیرنٹس کو سوچنا چاہیے. اچھا 5 سے 6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے نو میں یہ لوں گا, اچھا میں یہ چیز پہنوں گا, میں یہ کروں گا, مجھ سے موبائل نہیں آپ لے سکتے. 6 سال کا بچہ, 40 سال کے بچے کا کیا مقابلہ آپ کے دماغ کا. صحیح بات ہے. تو آپ ان کو گائیڈ کریں گے. اچھا میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں, یہ جو میں ایک دفعہ کسی گاؤں میں گئی نا, تو آپ کو پتہ ہے دوائی میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں نا, تو وہ حکیم جو ہے نا وہ پوری
लेन में बैठे होते हैं, तो मैं भी उसमें बैठी हुई थी, एक बूढ़ी सी औरत भी बैठी हुई वहाँ पर, तो मुझे पूछा तो मैंने उनको बताया कि मैं टीचर हूँ, इस तरह करके। टीचर बनना तो नहीं था लेकिन मैं बनी हूँ। सही। तो बात हुई नमाज की, तो कहती हैं कि बेटा, मैंने कहा हाँ नमाज तो वाकई डेफिनेटली फ़र्ज़ है, पढ़नी चाहिए। तो कहती कैसे पढ़नी चाहिए? मैंने कहा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो पढ़नी है, हमारे लिए फ़र्ज़ है। कहती है बेटा डर से नहीं पढ़नी चाहिए, मोहब्बत में पढ़नी चाहिए। वाह। डर, अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार अगर डर बताया है ना, तो साथ ही अपनी मोहब्बतें भी लुटा दी है। अगर कुरान पाक का तर्जमा पढ़े ना तो अल्लाह, मैं तो कहती हूँ अल्लाह पर प्यार आ जाता है। आप अल्लाह की मोहब्बत में झुकें, डर से नहीं। अब मैं उसको लिंक करूंगी अपने बच्चों से, स्टूडेंट से। आप मार से नहीं, उनको प्यार से। आप अपना हक ही नहीं अदा करें एज अ वालिदैन, एज अ टीचर। अगर आप वेल प्रिपेयर टीचर नहीं हैं, आते हैं तो वो अपनी डिप्रेशन, गुस्सा सारा बच्चों के ऊपर निकाल कर चले जाएंगे। भाई बच्चा क्या सीख रहा है, क्या सीख रहा है? आप अपने तौर पर अपना फर्ज अदा करें तो यकीन करें बच्चा आपके खिलाफ जाता ही नहीं है। वैसे वाकई ऐसे होता है कि उसके दिल में रिस्पेक्ट इतनी होती है ना कि वो सर नहीं उठाता। आप चाहे उसे आप पनिश भी कर लें, यकीन करें वो बच्चा सर नहीं उठा। उसको पता है ये मैम राइट है। टीचर्स का बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर होना, कनेक्ट करना, ये कितना जरूरी है? बिकॉज ये बहुत जरूरी है। हमने जो दौर देखा है ना, मैं इस पे झूठ नहीं बोलूंगी, बट ये दौर वाकई मुझसे, मेरे जनरेशन के जितने बच्चे रिलेट करते होंगे कि हमने अपने टीचर के साथ कनेक्ट नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि वो दौर ही ऐसा था कि वो टीचर वाकई जो घर की फ्रस्ट्रेशन जितनी होती थी ना, वो फ्रस्ट्रेशन लेके आते। तो लिटरली क्लास के अंदर डिस्कशन हो रही थी, आज लगता है मैम लड़की आई हैं, आज अपनी सास से लड़की आई हैं, आज अपने मियाँ से लड़की आई हैं, आज अपनी अम्मी से। और हम लिटरली बात भी कहते थे आज अम्मी ने इनको मारा है। यार मैं आज आपको अप्रिशिएट करूंगी, माशाल्लाह बहुत आप लोग टैलेंटेड लोग भी हैं। और मजे की बात यह है कि सुपरफिशियल बातें नहीं हम कर रहे। हाँ। हम हर दिल की बात कर रहे हैं। हम ऐसे दौर से, ऐसे टीचर से पढ़े हैं तो यकीन करें कि ऐसे लगता था कि वो हमारे फेस की तरफ देखेंगे ना, अगर हम इनके बारे में बुरा जानेंगे ना तो उनको पता लग जाएगा। तो लग भी जाता था, का रिश्ता, हमें पता लग जाता, लग पता जाता था। रिस्पेक्ट का एक रिश्ता था और अथॉरिटेटिव था टीचर पूरा। उसमें जब पूरी अथॉरिटी उसको दे दी, पेरेंट, इवन हम भी उस सफ़र कर रहे होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मॉनिटर थे, और सबसे ज़्यादा जो लाइक बच्चा था उसको ज़्यादा टॉन्ट का सामना करना पड़ता था। और इवन मैं तो कहूँगी कि मैं एक टीचर्स को कहती थी कि लगता है इसकी सास से मेरी शक्ल मिलती है, क्योंकि बदनाम खामखा। मैंने कहा लगता है स्पेशली लोग भी फील करते थे, क्योंकि मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से कॉलेज यूनिवर्सिटी तक बेस्ट डिबेटर रही हूँ। यूनिवर्सिटी में टॉप किया और ख़ुद स्पीच अपनी लिखी। और यूनिवर्सिटी के दौरान ही वायलेंस अगेंस्ट वुमेन दारुल उमान और जेल के सर्वे किए डॉक्टर नवीदा ज़ियाद के साहब के। साइंस में क्या कर रही हो तुम, सोशियोलॉजी की थी वो, तुम आर्ट्स में आओ। लिटरली मैं उस वक्त, मुझे लग रहा था कि मैं साइको हो गई हूँ रो रो के, जब मैं दारुल उमान में जाती थी, जेल में जाती थी। यकीन करें हमें ना अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए। मैं जाती हूँ, मैं कॉलेजेस में जाती हूँ, बच्चियों से बात करती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब वो बच्चे मेरी बात गौर से सुनते हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी को कैसे सेट करना है, कैसे कॉन्फिडेंस देना अपनी फैमिली के ऊपर। मैं उनको इतनी खबरदार ये ना कहना दारुल मान चली जाऊँगी, जेल चली जाऊँ, जेल तो नाउज़बिल्ला कोई नहीं, दारुल मान चली जाऊँगी अगर मेरे साथ ऐसे किया कभी ना जाना, दैट इज़ मिनी जेल, कभी भी ना जाना। तो वो फिर मैं लिखती थी कि एक बेटी है, उसके कितने रिश्ते हैं, बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, उसकी बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता, यानी कि इतने रिश्ते मिलकर भी अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे ना तो कुछ प्रॉब्लम है। फियर ना प्रोड्यूस करें, आप उनके साथ दोस्ती करें, उनके दिल की बातें, बच्चा डरे नहीं। और जाहिर सी बात है बच्चा जब डरेगा नहीं तो उसको स्पेस मिलेगी। स्पेस मिलेगी तो बच्चा आपसे बात करेगा, वो कनेक्ट करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वक्त बड़ा मुख्तसर था। सकीना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करें, बट बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। इसी जज्बे के साथ काम करते रहें ताकि, और बहुत सारे लोग, तमाम लोग इसी जज्बे के साथ काम करें ताकि हमारा कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। और हमने बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे हमारे जो है ना पाकिस्तान के, बस एमरजेंसी नाफिज करनी होगी। और ये समर वेकेशन जो है उनको पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, इनको आबाद करें, उनको गैर आबाद ना करें। छुट्टी जरूर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बिगड़ जाए, तो इसको आपने बाकी एज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट आपने उस टाइम को यूटिलाइज कर सकिना साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। नाज़रीन ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। यहाँ पे वो भी इंटरेस्ट
इंटरेस्टेड हैं कि अवेल करें इन अपॉर्चुनिटीज़ को, या अभी तक है कि हमें प्लेट में रख के दिया जाए, जिस तरह आम की पेटियां में ना जाके आम खरीदने के बजाय जी आम भिजवा दो और नहीं, क्यों रास्ते बंद कर रही हो नामों की मैं पेटियों रास्ते के? नहीं बंद करी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि क्या पूछना मैं आपसे यही चाह रही हूँ कि क्या वो भी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए उतने ही एंथुसियास्टिक हैं? बिल्कुल आपके सामने मैं बैठा हूँ, ये इसकी मिसाल है और आपके सवाल का जवाब भी है, क्योंकि देखें नौजवान जो हैं वो अब हम जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे हैं। पहले ये होता था, अभी भी है, जॉब से ज़्यादा हम लोग चाह रहे हैं कि जॉब्स प्रोवाइड करें, और एंटरप्रेन्योर्स का जो जब से ये फ्लो एक चल पड़ा है और इसमें कामयाबियाँ भी आ रही हैं, सक्सेस स्टोरीज़ भी आ रही हैं, तो बड़ी जो है पिच करती हैं नए लोगों के लिए, नए आइडियाज़ के लिए करती हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह से जब 2 एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो उसके बाद बहुत सारा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आया और मुझसे जुड़े बाकी बहुत सारे जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, उनमें भी बड़ा कॉन्फिडेंस आया। अब अगर इसी बात को अब मैं आगे बढ़ाऊं तो हमारे एक दोस्त हैं उसामा अरशद अब्बासी साहब हैं, जिसका पहले भी जिक्र किया। जब मैं वहाँ से आया मैंने कहा भाई मैं तो कर रहा हूँ, 2 एग्रीमेंट हो गए, अब आपने पाकिस्तान में नहीं रहना जब तक आप भी कोई एंटरप्रेन्योर कोई बड़ा बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट ना लेके आए। उन्होंने फिर सोशल मीडिया और अपनी एक पूरी कंपनी रजिस्टर करवाई, तो वो अब बड़ी सर्विसेज अच्छी जो है वो दे रहे हैं। तो लड़के जो आजकल के हैं वो कर रहे हैं काम, लड़कियां भी कर, लड़कियों के बारे में मैं आपको बताऊं कि लड़कियों के लिए बिजनेस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हुकूमत बहुत सपोर्ट करती है आपको, स्पेसिफिकली अगर आप एक्सपोर्ट में जाना चाह रहे हैं, मैं एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में, दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बाकायदा बजट दिया जाता है उनको सपोर्ट करने के लिए। ये अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि तकरीबन 80% 85% जो बिजनेसेस हैं वो इनिशियल स्टेज पर जो है फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक अलमिया है, डिसहार्ड हो जाते हैं लोग, उसमें चैलेंजेस आते हैं। मेरे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि नया कारोबार है, उसको स्टैब्लिश करना और चीज़ें जो है वो क्वालिटी के मुताबिक जो है वो प्रोवाइड करना। और आई थिंक इसमें प्रोडक्ट भी बहुत मैटर कर रहा होता है इन अ वे कि बहुत से लोग ये कंफ्यूजन उनके अंदर होती है कि अच्छा मैं ऐसा प्रोडक्ट पिक ना करूं जिसकी एक शेल्फ लाइफ हो, जैसे आप मैंगो या फॉर दैट मैटर जो भी पेरिशेबल आइटम्स होते हैं। सो वो कोशिश करते हैं अच्छा हम अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ जाना है तो हम वो आइटम पिक करें कि अगर वो रास्ते में कहीं स्टक भी हो जाए हमारा कंटेनर या माल तो मसला ना हो। इज इट द वे? क्योंकि आप तो नहीं कर रहे, आप तो कर रहे हैं पेरिशेबल आइटम्स। देखें ये जो खौफ होता है ना वो हर प्रोडक्ट के लिए होता है, खुदा ना खास्ता कहीं भी नुकसान आपको हो सकता है। पेरिशेबल आइटम तो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, पहले से ही हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं और नेक्स्ट भी होने हैं। और कभी कभी ये भी होता है, अब जो मैंने पहला जो एग्रीमेंट किया उसमें फ्रोज़न मीट जो है उसका एग्रीमेंट था। वो बड़ा मुश्किल प्रोडक्ट है, उसको जो पहुंचाना, डेस्टिनेशन तक पहुंचाना जो है फ्रीज करके ले जाना होता है, कहीं भी जो है ख़राब हो सकता है प्रोडक्ट। तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। जब आप प्रॉफिट की तरफ देखते हैं तो फिर आप रिस्क लेना पसंद करेंगे। आप कहेंगे कि प्रोडक्ट भेजेंगे नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, कारोबार कैसे चलेगा। ये थोड़ी सी चैलेंजेस हैं जिनसे निपटा जाए तो मेरे ख्याल में कारोबार। फ्रोज़न मीट का मैंने बहुत सुना है कि बहुत से मुल्कों के साथ जो हम काम करें एक्सपोर्ट का, तो इसमें वाकई प्रॉफिट मार्जिन बहुत चाहिए। सऊदी अरब हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं मीट। सो आपने भी कहा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा, कितना मार्जिन है प्रॉफिट का? इफ़ यू कैन जस्ट गिव इट इन अ वे के कोई रफ एग्जांपल। देखें जो मीट है उसका दुगना प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं। यूरोपियन मार्केट को अगर आप टच करते हैं, यूरोपियन मार्केट में बहुत बड़ी स्कोप है, कनाडा में बहुत बड़ा स्कोप है। अभी हम जो नेक्स्ट हमारा प्लान है कनाडा की मार्केट, हलाल मार्केट जो है उसको हम लोग टच करना चाह रहे हैं। अब हलाल प्रोडक्ट जो है ना उनकी बड़ी डिमांड है। अब अमेरिका में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, कनाडा में उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। वहाँ पे जो जहाँ भी मुस्लिम लोग हैं उनके लिए उनकी कोशिश ये है कि हम हलाल प्रोडक्ट जो है वो उसको इस्तेमाल करें। अब हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हलाल मीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। इस्लामी मुल्क तो हम हैं, हमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए था। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्पेस बहुत ज़्यादा काम करने के लिए, मज़ीद लोगों के आने की ज़रूरत है। मैं अब कर रहा हूँ, जो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट है 46 कंटेनर्स का वो डिमांड है उज़्बेकिस्तान के लिए। ये तो सिर्फ एक कंट्री की मैं बात करूँ, और अगर आपके पास यूरोप की बात करें तो यूरोप की पूरी मार्केट आपके पास ओपन है, अमेरिका आपके पास है, कनाडा आपके पास बहुत बड़ी मार्केट है हलाल मीट के लिए। तो हलाल मीट बहुत बड़ा स्कोप है। हलाल मीट के साथ साथ दीगर जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, अब मेरा जो बेसिकली जो फोकस है वो एग्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर है, जिसमें राइस जो है, पाकिस्तान का राइस पूरी दुनिया में जो है मशहूर है और हम सबसे ज़्यादा राइस जो है वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और क्वालिटी का राइस जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ही होता है, और हमने इंटरनेशनल कोर्ट में जो है इसका केस भी जीता है। बिल्कुल, बासमती हमारा ही है। बासमती, तो अब हम वो बासमती जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसे ज़रा मुबादला में
اضافہ بھی ہو رہا ہے اور خوشحالی بھی اس سے جو ہے وہ اینڈ دس شوز کہ پاکستان میں پوٹینشیل کتنا ہے. یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ پاکستان میں یہ دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں نا, یہ نہیں ہے ہمارے ملک میں, وہ نہیں ہے, یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے, مسائل ہر ملک کے ہوتے ہیں, وہ اٹس ناٹ جسٹ پاکستان کے مسائل. یہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں, ٹھیک ہے, ان کو حل کرنے کی بہت ضرورت ہے اور وہ حل ہو بھی جائیں گے انشاءاللہ, اور آہستہ آہستہ ان کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. بٹ اس چیز کو ویلیو کرنا اور اپریشیٹ کرنا, ایکنالج کرنا کہ ہماری جو مٹی ہے وہ بڑی زرخیز ہے, یہ زمین بڑی زرخیز ہے, اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, سو دیٹ آپ اس پوٹینشیل کو سمجھیں گے تو آپ اس کو ٹیپ کریں گے اور آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہوں گی. اور آپ جیسے نوجوان اکرام, ہمیں بڑا فخر ہے آپ جیسے ینگسٹرز پہ جو کہ آگے بڑھتے ہیں, بہت آگے جا رہے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, رسک لے کے آگے چل رہے ہیں, رسک لے کے آگے چل رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم دوسروں کے لیے بھی اپرچونیٹیز جو ہے وہ پلیٹ فارم ان کو دے رہے ہیں کہ وہ لوگ آگے بڑھے, اپنے ٹیلنٹ کو شوکیس کریں. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آپ لوگ بھی کوشش یہ کریں کہ بجائے اس کے کہ کمپلین کریں صرف بیٹھ کے کہ ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, خود سے اپرچونیٹیز کو تلاش کریں. اور بعض اوقات اپرچونیٹیز آپ کے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہم ایسے ڈینائل اور کمپلیننگ فیز میں ہوتے ہیں نا کہ ہم اس کو اویل بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. تو کوشش یہ کریں, اویل کریں, پاکستان کو آگے لے کر جائیں. ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں, آپ کریں گے ہمارے ساتھ یہ رائزنگ پاکستان. سینسٹیوٹی کی وجہ سے لوگ اپنی عادتیں بدل دیتے ہیں لیکن یہ اس بات کا حل نہیں ہے. یوز دا رائٹ پروڈکٹ. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن اب 50 روپے کی بچت کے ساتھ. آج پالک ہو جائے, دل نہیں چاہ رہا. گیٹ یور روز کا ڈوز جو دے آپ کو انرجی, وائٹلٹی اور بون اسٹرینتھ. گیو یور بیسٹ ہر روز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن اب 50 روپے کی بچت کے ساتھ. ہے تم ہر روز انرجائز رہتی ہو. گڈ جاب. اتنا ہی آسان ہوتا ہے اپنا روز کا ڈوز دیٹ ہیز وٹامن سی, B6, D3 اور ضروری کیلشیم. گیٹ یور روز کا ڈوز. گیو یور بیسٹ ہر روز. سینسٹیوٹی کی وجہ سے لوگ اپنی عادتیں بدل دیتے ہیں لیکن یہ اس بات کا حل نہیں ہے. یوز دا رائٹ پروڈکٹ. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن اب 50 روپے کی بچت کے ساتھ. زندگی کے لمحات اچھی یادوں میں ڈھل جائیں تو اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی. ہم آپ کی یادوں میں خوشیاں شامل کرتے ہیں ہر ویکنڈ پر اپنے شو ویکنڈ ایٹ ہوم میں. اس میں آپ کو ستاروں کی چال سے لے کر ہیلتھ ٹپس, مزیدار پکوانوں کی ریسیپی اور دیگر مفید معلومات بھی فراہم کی جاتی ہے. اور آپ کی ملاقات کرائی جاتی ہے نامور سٹار سے. اپنے لمحوں کو خوبصورت بنانے کے لیے دیکھتے رہیے ویکنڈ ایٹ ہوم ہر ہفتہ اور اتوار سے PTV نیٹ ورک پر. ہے تم ہر روز انرجائز رہتی ہو. گڈ جاب. اتنا ہی آسان ہوتا ہے اپنا روز کا ڈوز دیٹ ہیز وٹامن سی, B6, D3 اور ضروری کیلشیم. گیٹ یور روز کا ڈوز. گیو یور بیسٹ ہر روز. ارے آؤ سکینہ, تم تو عید کا چاندی بن گئی. یہ لو اپنی کمیٹی. پچھلی کمیٹی تو اس کی پیدائش پہ لی تھی, اب کیا ارادہ ہے؟ آپا زینب کا کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرواؤں گی, اسی لیے پیسے جمع کر رہی ہوں. میری بچی پڑھائی میں کسی سے کمزور نہ ہو. سوچ تو بہت اچھی ہے.
मगर जैनब की जिस्मानी सेहत का तो कुछ करो। आपा लेकिन इसको तो मैं अपना दूध बाकायदगी से पिलाती हूँ, जैसे डॉक्टर ने कहा था। बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो उसे माँ के दूध के साथ नरम ग़िज़ा भी देनी चाहिए, जैसे नरम ताज़ा सब्जियाँ, फल, अंडे, सूजी, खिचड़ी वगैरह। खिचड़ी? हाँ, खिचड़ी तुम खिला सकती हो, और अगर फिर भी कमजोर लगे ना तो साथ में इसे सूजी भी खिला सकती हो। वैसे तो हर ग़िज़ा के साथ देते रहना चाहिए। बस तो फिर ये समझो, सेहत और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा ही बच्चे के मुस्तकबिल की कमेटी है। तो फिर मुतवाज़न ग़िज़ा से सेहतमंद कल की पहल करो। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। टूरिज्म की बात करेंगे, लेकिन आज टूरिज्म के एक और डोमेन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं, और दैट इज़ एग्रीकल्चर टूरिज्म या एग्रो टूरिज्म। अब बहुत से लोग इससे वाकिफ नहीं होंगे, बिकॉज फॉर अस टूरिज्म मीन्स के बस नॉर्थ पे चले जाना, 4-5 अच्छी रील्स बना लेना और वापस आके उन्हें फिर पूरा साल इस्तेमाल करना। दैट इज़ टूरिज्म। बट जो एग्रो टूरिज्म है, आज हम उसकी बात करेंगे, वो चाहे फिर नॉर्थ में हो रहा हो या फिर साउथ में हो रहा हो या होना हो। पाकिस्तान जो कि ज़राई मुल्क है, यहाँ पर एग्रो टूरिज्म का कितना पोटेंशियल है, कितना हम इसको यूज़ कर रहे हैं, आज हम इसके मुतालिक बात भी करेंगे। यानी आप ये देखें कि शहरी आबादी को गांव की आबादी, या यूँ कहना चाहिए कि एक शहर में बसने वाले शख्स को एक किसान से कनेक्ट करना, जिसमें हम ये भी देखते हैं सबीन के, आपको याद होगा आज से कोई चंद महीने पहले हमने स्ट्रॉबेरी फार्मिंग का भी जिक्र किया था कि शहरों में या उसके आसपास जो स्ट्रॉबेरी फार्म्स होते हैं, वहाँ पे लोग जा रहे थे, बच्चों को लेकर जा रहे होते हैं, स्ट्रॉबेरी पिकिंग हो रही होती है, और वो बड़ा अच्छा कनेक्ट करते हैं। एक्टिविटी भी हो जाती है, कनेक्ट कर रहे होते हैं, बच्चे समझ रहे होते हैं प्रोसेस को, और एट द सेम टाइम जो अल्लाह की नेमतें हैं ना, उनका शुक्रगुजारी भी कर रहे होते हैं। प्रोसेस का पता होता है, मेहनत का पता होता है, और इस तरह से देखिए हम अपने बच्चों को जब लेकर जाते हैं ना शुभ, तो वो एक पूरा जब प्रोसेस देखते हैं ना, तो देन दे अंडरस्टैंड कि इसमें हमारे फार्मर्स की कितनी मेहनत है। तो वो जो मैं कदर की बात करी हूँ ना, वो कदर बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से आगे प्रोग्रेस कर सकता है, उस लिहाज से हम अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे होते हैं, बिकॉज हम कहते हैं कि हमारी तो लैंड ही माशाल्लाह बड़ी ज़रख़ेज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो कैसे उसको यूटिलाइज हमने करना है, इस पर हम बात करेंगे। और इस मेहमान ने में ज्वाइन किया है, चंद हफ्ते पहले उनसे मुलाकात हुई थी इसी शो पे, चूँकि उस वक्त तो मौजूद बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान के जो जैतून का तेल है उसको दुनिया में पहुंचा दिया, और दुनिया में बताया कि पाकिस्तान जैतून के तेल की या जैतून की पैदावार में किस कदर आगे बढ़ रहा है माशाअल्लाह। और इसमें हमने उनसे डिटेल से उस पर बात की कि आज हम ज़रा उनसे पूछेंगे कि एग्रो टूरिज्म से मुतालिक उनकी राय क्या है, क्या वो समझते हैं। जब हम कहते हैं ना कनेक्ट करना आपने अर्बन एंड रूरल को, और ये कनेक्शन बड़ा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप सही पैदावार ही नहीं करेंगे, उस तेज़ी के साथ नहीं करेंगे जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, तो फिर काम हो जाएगा ख़राब। और ऐसे में कैसे हमें लोगों को कनेक्ट करना है इस नेचर से, इस पर आज हम बात करेंगे कि एग्रो टूरिज्म का पोटेंशियल इन पाकिस्तान क्या है। वो शौकत रसूल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया और यहाँ करते हैं। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो टर्म ही ज़रा इलैबोरेट कराते हैं इनसे कि एग्रो टूरिज्म बेसिकली क्या है। एग्रो टूरिज्म इज़ इसको आप एग्रीकल्चर टूरिज्म भी कह सकते हैं। इट्स वन ऑफ द वे टू शोकेस योर एग्रीकल्चर, और उसमें आप ऑफ़र करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ एज अ फार्म लेवल कि लोगों को आप बताएं, लोग आके देखें कि आप किस तरह हार्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं या फ्रूट पिकिंग कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में जो एक इसकी जो इंडस्ट्री है, इट इज़ वेरी इस्टेब्लिश्ड, $70+ बिलियन की ये एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री है। और पाकिस्तान में तो 80% जैसे आपने कहा, वी आर एग्रीकल्चर कंट्री। तो उसमें एग्रो टूरिज्म में आप जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें आपने जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग हैं जो अर्बन
एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, यू कैन शो देम हाउ टू प्रोड्यूस, आप कैसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे पिक कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटीज़ को शो कराना और उनको इन्वॉल्व करना, दिस इज़ कोई मिसाल दुनिया की हम यहाँ पे कोट अगर करना चाहें कि अच्छा वो मुल्क जिसने एग्रो टूरिज्म बहुत ज़्यादा काम किया, जिसने अपने ज़र मुबादला को बढ़ाया जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रो टूरिज्म, तो वो मुल्क कौन सा होगा? देखिए इसमें अगर सिमिलर कल्चर्स हम देखें तो उसमें टर्की है। टर्की में बहुत से जो इनके एरियाज़ हैं जो जहाँ पे ये कल्टीवेशन होती है वो बड़े इस्टेब्लिश्ड हैं। दे ऑफर फार्म स्टेज पर नाइट लाइक €100 पर नाइट वो लोग चार्ज कर रहे होते हैं, जिसमें आपको ऑर्गेनिक फूड मिल रहा होता है, जिसमें आपको यू कैन पिक योरसेल्फ और आप कुक भी अपने सामने होता हुआ देख सकते हैं। तो टर्की है, उसके बाद इटली है जो इसका 40% जो है वो ख़ासतौर पर उनका जो साउथ रीजन है वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपने फार्म्स बनाए हुए हैं जो करते ही सिर्फ ऑलिव टूर ये है ऑलिव टूरिज़म और जो एग्रीकल्चर है उसका, उसमें वो लोग उनको लोगों को लेके आते हैं, पूरी दुनिया से एडवांस बुकिंग होती है। तो ये कंट्रीज़ ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छा कर रही हैं। ओके, पाकिस्तान के पोटेंशियल की अगर हम बात करें, हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि नॉर्थ में ऑलरेडी टूरिज्म का पोटेंशियल क्योंकि बहुत ज़्यादा है, हमसे टैप भी कर रहे होते हैं। सो अगर हम इसी को नॉर्थ में ज़्यादा करें या अगर हो रहा है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि एग्रो टूरिज्म पाकिस्तान में किस तरह से हो रहा है नॉर्थ से अगर हम आगाज़ करें? नॉर्थ से देखिए गिलगित जेबी में बहुत इसके ऊपर हो रहा है, जैसे अभी रिसेंटली वो चेरी का चल रहा है तो वहाँ पे फंक्शंस भी होते हैं, लोग क्लाइमेट भी बहुत अच्छा होता है और वेदर भी सूटेबल होता है फॉर ट्रैवलिंग, तो बहुत वहाँ ऑलरेडी हो रहा है। बट एज जो आपने पोटेंशियल की बात की है तो हमें जो पाकिस्तान के जो बाकी एरियाज़ हैं जैसे पंजाब है या केपी के डिफरेंट उसमें हैं, उसमें हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत है। हम वी कैन मेक लाइक इको विलेजेस हम बना सकते हैं। ऑलरेडी विलेजेस बने हुए हैं, वो लाइफ भी ऑलरेडी मौजूद है, तो उसको सिर्फ हमने कनेक्ट करना है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को वो लेके आना है एंड फार्मर्स को उस अम्ब्रेला में लेके आना है ताकि उनको भी पता हो कि इफ़ समवन इज़ कमिंग फ्रॉम कराची ही कैन स्पेंड 2 or 3 नाइट्स, वो 6 आवर या 8 आवर्स है वो ब्रेक लेके एक नाइट वहाँ पे स्पेंड करे इन साउथ पंजाब, फिर यहाँ सेंटर में तो जैसे कि सरगोदा में फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि सर्दियों के एतबार से वहाँ फार्म हाउसेस बने हों और आप जाएं और वहाँ पे माल्टों को एंजॉय करें। जैसे कि मुल्तान बहावलपुर वाली साइड पे हमें समर्स में मैंगो के लिए अभी तो वाइट चौन सा आया ऐसे ही आपकी दुखती रख तो वहाँ पे होने चाहिए फार्म हाउस। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे अभी बिकॉज आपने जैसे कहा ऑलिव का हमारा वो है, तो ऑलिव के जो टूरिज़्म है ये भी बहुत है और इसका जो ऑर्चर्ड है और उसका ट्री है इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप फॉरएवर होता है ये, उसमें जो इसकी एक्सट्रैक्शन है, जो इसके जो फ्रूट है और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, पूरी दुनिया में लोग बहुत इसको शोकेस करते हैं। नॉट ओनली दे आर अर्निंग फॉर देयर सेल्फ बाय सेलिंग द ऑयल और जो फ्रूट है उसका, बट वो ऑफ़र करते हैं, नाइट स्टेज होते हैं वहाँ पे, एक्टिविटीज़ हैं। तो ये भी एक हमारा, और ये सारा जो ऑर्चर्ड्स हैं दे आर ऑन वेरी सीनिक प्लेसेस, हिली एरियाज़ हैं। आपका जो बलूचिस्तान है बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ हमारे पोठहार की जो एक सीनरी है वो उसको सपोर्ट करती है कि इसको हम लोग वी कैन कन्वर्ट दैम इनटू। फिर सिर्फ और सिर्फ अगर हम मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वक्तों में फेस्टिवल्स ही रख लें और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप कर लें उनके लिए, और ये शायद ज़्यादा आई थिंक प्राइवेटली इस पर ज़्यादा काम हो सकता है बिकॉज ज़रा जिसके फार्म्स अगर वही उसमें ऐड ऑन कर लेगा चीज़ों को कि अच्छा हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें कि लोग आगे स्टे कर सकें फार्म हाउसेज में, तो ईजी हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो फेस्टिवल्स के मामले में ज़रा गवर्नमेंट और उसको मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि फेस्टिवल्स बाकायदा अनाउंस हो रहे हो कि जी मुल्तान में फेस्टिवल है, और इन्फ्लुएंशियल लोगों के पार्टिसिपेशन हो उसके अंदर ना, ताकि मीडिया कवरेज, वैसे मीडिया कवरेज होनी चाहिए, ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि किसी बड़े बंदे ने आके ज्वाइन करना, बिकॉज ये फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा जो एग्रो टूरिज्म है वो प्रमोट होगा। सर आपको लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी? क्या हम वाकई ये जो हमारा पोटेंशियल है इसको हम टैप कर रहे हैं?
काम तो चले होने की ज़रूरत है, जो आप पॉइंटर्स भी बता रहे हैं, बट स्टिल क्या हम सोच भी रहे हैं इस जगह पर और हमने क्या गोल सेट किए हैं? इसमें काफ़ी एक हमें होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है कि कैसे हम लोग इसको हमें इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो एग्रीकल्चर में भी है, अर्बनाइजेशन। लोग बहुत ज़्यादा विलेजेस से शहरों में आ रहे हैं, किसान और कम हो रहे उसमें हैं। शहरों की कैपेसिटी जो है वो है। बाकी दुनिया में जो लोग करते हैं वो उसमें कैप लगा देते हैं कि आपकी ये अर्बन लैंड है, यू कैन नॉट यूज़ इट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, और ये दिस इज़ एग्रीकल्चर लैंड, यू कैन नॉट यूज़ इट फॉर बट इसमें हमारा जो रेल जिस तरह की एक्सपेंशन हो रही है, जैसे हमारी रेल स्टेट सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो उस कॉन्टेस्ट में एक जो है ना वो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। जो आपने बात की है कि हम कैसे इसको वो कर सकते हैं, ऑलरेडी जो विलेज लेवल पे यूनियन काउंसिल्स या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब कुछ हम उन विलेजेस के जो आपके रोड्स हैं उनके थोड़ा सा सैनिटाइजेशन करवा दें, मड हाउसेस जो हैं हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं उनको थोड़ा सा वो कर लें। अब जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं कराची में, उनके लिए आप अगर एक ऑफ़र करते हैं कि 4 कनाल का घर है, और उनके लिए तो एक लग्जरी है कि 4 कनाल का एक घर है आपका, उसमें आप बच्चे आते भी हैं। आपने ऑलरेडी यहाँ हमारे यहाँ बड़े बड़े घर हैं जो विलेजेस में लोग रह रहे होते हैं, तो वी नीड टू कनेक्ट दोज थिंग्स। थोड़ा सा इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारा विलेज लेवल है उसको कर दें, सैनिटेशन है जो वहाँ का स्ट्रीट्स की वो है उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करके। ऑब्वियसली हमारे पास पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है और हम इसको टैप भी कर सकते हैं। अच्छा, हम अक्सर ये सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं ना, कुछ मुल्कों की एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं कि जी वो उस मुल्क ने एक ऑफ़र की है कि अगर आप इस स्पेसिफिक जगह पे आकर रहें और इतने साल तक हम आपको इतने पैसे देंगे जस्ट बिकॉज कि उस जगह को आबाद करना चाहते हैं वो। सो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में तो आई थिंक ये करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ पे रहना मुश्किल होता है आप फॉर दैट मैटर। लेकिन ये किसानों को इस तरह से फैसिलिटेट करना कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या अदरवाइज भी कि वो फिर माइग्रेट ना करें, वो अपने इलाकों में रहें, अपनी ज़मीन को और ज़्यादा इस्तेमाल करें, उनका पोटेंशियल और ज़्यादा वो टैप कर पाएं। फैसिलिटीज बहुत सारी हो ना, देखो उनके बच्चों के लिए ऑब्वियसली स्कूल्स का, हेल्थ का, माइग्रेट इसीलिए कर रहे होते हैं कि ज़्यादा बेहतर सहूलियात के, तो बाकी अगर हम ज़्यादा बेहतर सहूलियात वहीं पर देना शुरू कर दे तो क्यों कोई माइग्रेट करे। और टूरिज्म से भी आई थिंक बहुत फ़ायदा उनको ही होना है, किसानों को। बिल्कुल, इसमें जो हमारा जो मेजोरिटी 80% जो है वो सारे स्मॉल वो है, और उनका जो जब वो देखते हैं कि जब कंपैरिजन करते हैं विद देयर एनुअल इनकम विद अदर सेक्टर्स, वो उसमें फिर उनको थोड़ा सा इसी वजह से माइग्रेशन भी हो रही है। जो आपने बात की है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप गवर्नमेंट उसमें इंटरवेंशन करे, उसमें सिर्फ एक अप्रोच को आपने लोगों में बढ़ाना है। आप मिसाल के तौर पे आप कुछ जैसे रूरल एरियाज़ हैं उसमें कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर्स के इशू हैं या कोई दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं जहाँ पे जो लोग आते हैं वो उसको थोड़ा सा बेहतर कर दें तो लोग खुद ही और फेस्टिवल बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा, जैसे अभी वीट हार्वेस्ट हुआ है हमारे यहाँ, तो वीट हमारे जो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उधर तो बहुत सेलिब्रेट करते हैं उसको, और आगे आपके जो मैंगो आ रहा है इसमें इनको हमारे भी वैसे पंजाब साइड के जो मेले लगते थे कुछ, हाँ पहले कुछ होता था ना, कुछ हम भी सुनते सुनाते आते, कभी अटेंड नहीं किया बट सुनते आते थे कि पूरे पूरे मेले लगते हैं, ढोल बजते हैं, और जो आप सेलिब्रेशन की बात करें वो हम सुनते आते थे। क्या वो बिल्कुल रुझान खत्म हो गया? नहीं, हो रहे होते हैं बट वो लोग खुद से भी कर रहे होते हैं, और बट कवरेज उस लेवल पे नहीं हो हाँ रही थी। कि लोगों को पता चले कि जैसे अगर कुछ बहावलपुर में हो रहा है, बहावलपुर एक सिटी है, तो आसपास के फार्मर्स हैं जो एक्टिविटी कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड, यू नो, वो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक उसमें थोड़ा सा कसूर हमारा भी है। हमने अपने मेलों के साथ क्या किया, हमने बसंत के साथ क्या किया, कातिल डोर ऐड कर दी, मेले का हमने सत्यानाश कर दिया। वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन था फॉर टूरिज्म। तो ये चीज़ें हैं कि जिसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पब्लिक प्राइवेट इंटरवेंशन से हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट। हाँ सर, आप स्टार्ट करें ऑलिव का कोई मेला फिर? हाँ, हम लोग तो करते रहते हैं। अभी नवंबर में हुआ था, उसमें जिसमें हमने अपना वो लॉन्च किया था इस F9 में, इट वाज यू नो पॉपुलर। बाकी लोग जगहों पे भी होते रहते हैं। अभी क्योंकि थोड़ा सा सीज़न समर आ गया है
तो वी आर प्लानिंग कि इंशाल्लाह सितंबर ऑनवर्ड हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करेंगे. वी विल बी डूइंग इन कराची, अभी जर्मन कॉन्सुलेट के साथ हमने एक बड़ा अच्छा वो किया था, तो यहाँ पोठवार में और इवन इन बलूचिस्तान इंशाल्लाह. सर ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आप जैसे और लोग हमें चाहिए जी जो ज़्यादा से ज़्यादा मेले कर रहे हो और वाकई इस तरफ फोकस कर रहे हो कि बस ये थोड़ी है कि मुल्क छोड़ना है, शहर छोड़ना है, गांव छोड़ना है, वहाँ जाना है. ठीक है, वो बहुत एडवांसमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजीज़ का भी दौर है, बट हम उसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन दिस सेक्टर, क्योंकि इकट्ठे चलना है हमें. और ज़रा अगर हम एग्रीकल्चर को छोड़ेंगे या उसको थोड़ा सा भी नज़रअंदाज करेंगे तो फिर नुकसान भी हमारा होगा. और व्हेन यू हैव द पोटेंशियल फॉर एग्रीटूरिज्म तो व्हाई नॉट टू टैप इट. और ये अच्छी बात है कि थोड़ा ही से लेकिन हो रहा है, और ज़्यादा तब होगा जब हम ज़्यादा लोगों को इस तरफ आता देख रहे होंगे. सो एक करेगा, अच्छा करेगा, 10 लोग और आएंगे, 10 को देख के 100 और आएंगे, तो इस तरह से ये काफिला बन जाता है. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे. जी एग्रोटूरिज्म पे आज हम बात कर रहे थे. नाज़रीन में बढ़ना एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ. डॉक्टर साहिबा, मुझे ये कुछ कमजोर सा लगता है. मेरी बाजी कह रही थी इसे डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर दूं. नहीं, बिल्कुल नहीं. मगर वो क्यों? इस तरह ये खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकता है. इस मासूम की जिंदगी को खतरे में मत डालो. तुम्हें यकीन है जिस पानी से तुम इसका दूध बनाओगी, क्या वो बिल्कुल साफ होगा? और प्लास्टिक का फीडर जरासीम से महफूज होगा? नहीं तो? देखो, माँ का दूध कुदरती होता है, इसलिए बच्चे के लिए माँ के दूध से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है. अपने बच्चे को डब्बे का नहीं, माँ का दूध पिलाएं, जो कि इसके जिस्मानी नशोनुमा को बेहतरीन बनाता है. पैदाइश से 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, एक सेहतमंद जिंदगी का आगाज. हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो. गुड जॉब. इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम. गेट योर रोज का डोज. गिव योर बेस्ट हर रोज. सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. यूज द राइट प्रोडक्ट. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ. गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ. वेलकम बैक. जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. और अब हमारे सेट पे एक ऐसी शख्सियत ने हमें ज्वाइन कर लिया है जो कि मल्टीटास्किंग पे बड़ा बिलीव करते हैं और क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. और पाकिस्तान टेलीविज़न से तो बड़ी पुरानी वाबस्तगी, और जाहिर सी बात है हमारे जो पाकिस्तान टेलीविज़न के जितने व्यूअर्स हैं, जो कि हम सब हैं ऑब्वियसली, वो उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं. और उनका नाम लेते ही, बल्कि जैसे ही हम उनकी बातचीत यहाँ पर कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है सबके जहन में वो चेहरा भी ज़रूर आ जाएगा. ऑन स्क्रीन भी अभी तक काम कर रहे हैं. सुपर हिट ड्रामाज जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न पे भी दिए, और वैसे भी बहुत सारा वो काम करते हमें नज़र आ रहे हैं. एट द सेम टाइम पर्दे के पीछे भी बड़ा काम कर रहे हैं जी. और अब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं, ना कि अभी से बल्कि बहुत पहले से. बट जाहिर सी बात है हमेशा वो काम बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है जो कि स्क्रीन पर हो रहा होता है. वो स्क्रीन के पीछे जो काम हो रहा होता है, या जो लोग बहुत हम कहते हैं ना कि चैनल्स चलाने में, उनको आगे लेकर जाने में जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है, उनका नाम हम बड़ा कम ले रहे होते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो भी अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, और एट द सेम टाइम उनकी जर्नी को भी ज़रूर सेलिब्रेट करना
चाहिए। तो एक ऐसी शख्सियत ने आज हमें ज्वाइन किया है, आज उनसे भी हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी दी ग्रेट यूनुस सुहेल साहब, आरजे भी हैं, एक्टर भी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, और क्या है जो नहीं आपने तो उसका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि Thank आपने you. मुझे मौका दिया और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह और व्यूअर्स के साथ गपशप रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। मौसम कितना तंग करता है आपको गर्मी का? मुझे नहीं करता। ओके। वजह ये कि मेरा शहर मुल्तान, हाय हाय हाय, तो मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, इसलिए मैं वो गर्मी बर्दाश्त करके आ चुका हूँ यहाँ पर। तो यहाँ का मौसम आपको बॉदर नहीं करता? और ये मौसम लेकिन ऐसा होता है जिसमें मुल्तान वालों से दोस्ती दोबारा से बढ़ाई जाती है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हो, वाकईतन ये सीजन मुल्तान का है। वही ना, फॉर ऑब्वियस रीजन। ये कोई आम सी बात तो नहीं है ना? नहीं, और आम की ही बात है। और आम की ही बात है। और जो चौंसा होता है वो भी व्हाइट चौंसा जो होता है, वो भी आम तो थोड़ी होता है। वो मतलब आप देखें, गर्मी, मुल्तान और आम। मैं पूरा, मुझे बहुत शौक है आम का, और मैं पूरा सीजन आम नहीं खाता, सिर्फ और सिर्फ इंतजार करता हूँ व्हाइट चौंसे का, मुल्तान के मुल्तान का सफेद चौंसा। और उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया मेरे, जिन्होंने मुझे इतने साल हो गए इस्लामाबाद आए हुए, कभी आम की कमी नहीं होनी। अरे वाह, कभी कमी नहीं होनी। क्या बात है। तो ये वाकई देखें, तो आम से मोहब्बत आपकी, और फिर मुल्तान से मोहब्बत, प्लस मुल्तान के दोस्तों का आपसे प्यार, ये बड़ा जरूरी है। तो जिस जिसके पास मुल्तान के दोस्त हैं वो ब्लेस्ड है। फॉर दिस सीजन ही इज एंजॉयिंग, आई एम आल्सो वेरी ब्लेस्ड। मैं वही कहने लगी थी कि वन ऑफ देम, मुझे नहीं याद, मैंने इनकी वजह से मुझे बड़े फायदे होते हैं। जो इनके दोस्त होते हैं ना, वो जब इनको भेज रहे होते हैं ना आम, तो वो एक पेटी मेरे लिए अलग से भेज देते हैं। तो मैं बड़ी शुक्रगुजार होती हूँ पता है कि जब मैंने लगानी है स्टोरी, तो इसने मुझे कहना मेरी किधर है। नहीं, मैं तो ऐसे करती हूँ, इनके पास एक पेटी आती है तो मैं कहती हूँ आधी आधी है, तो इसलिए दो ही भेज दो। इनसे लोग फिर ये करते हैं कि फिर दो ही भेज देते हैं। वो कहते हैं नहीं, आपकी न ले से बेहतर है इसकी अलग से ले। आम से आगे बढ़ते हैं जरा। मुल्तान के आम ही नहीं, हाँ। मुल्तान शहर भी बहुत प्यारा है, खूबसूरत मुल्तान के लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत मीठे हैं, जितना मीठा आम। क्या बात है, क्या बात है। चले, मेरा ख्याल है बात आम से आगे बढ़ाते हैं, बल्कि यूं करते हैं कि बचपन की बात भी करते हैं। बचपन तो मुल्तान में गुजरा आपका। बिल्कुल मुल्तान में गुजरा। बचपन में मुल्तान में, चूंकि अब समर वेकेशंस चल रहे हैं, वो यादें भी ताज़ा करते हैं कि बचपन में मुल्तान में गर्मी की छुट्टियों में क्या करते थे? घर में अंदर टिकते थे या बाहर ही होते थे? असल में छोटे होते, जब तो बहुत छोटे थे, फिर तो बुजुर्गों के साथ कि चलो भाई चलें, कहीं फैमिली की चली गई। लेकिन अदरवाइज जब बड़े हुए तो फिर ये हुआ कि काम में पड़ गए। कॉलेज के ज़माने से मैंने रेडियो शुरू किया, और बाकायदा रेडियो शुरू किया, और एक प्रोग्राम हुआ करता था बज़्म अदब, बज़्म तलबा, उसका नाम बदल दिया। मरहूम सलीमुल हक साहब ने मुझे रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर मैं उस प्रोग्राम का कंपेयर बन गया, और बहुत साल किए। फिर और प्रोड्यूसर्स भी आए, जिनमें सरफराज खान साहब बहुत शानदार प्रोड्यूसर थे रेडियो के। वहीं से ड्रामा शुरू किया, और खुशकिस्मती है मेरी कि सुहेल असगर, जाहिद सलीम, ये मेरे सीनियर थे उस ज़माने में, और उनसे सीखने का बहुत मौका मिला। और बहुत मुल्तान रेडियो का मैं एक क्लास आर्टिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह रहा। मुल्तान में एज ए अनाउंसर काम किया मुल्तान रेडियो पर। तो मैं समझता हूँ कि उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बोलना सिखाया, मेरा तलफ़्फ़ुज़, ये मेरी अदायगी या मेरी वेरिएशन, ये सब चीज़ें ये उन लोगों की दी हुई हैं, उन लोगों की सिखाई हुई चीज़ें थी। इसी दौरान फिर हम थिएटर मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में शुरू किया, और मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में टेक्निक उस ज़माने में ये हुआ करती थी कि मुल्तान के 3-4 लोग हम हो गए, और फिर लाहौर से कुछ लोग ले आए, तो एक टीम बना रहे, मर्ज किया, और मुल्तान, विहाड़ी, बूरा, इस पूरे एरिए में जाके थिएटर करते थे। और बहुत, लेकिन वो थिएटर जो था वो फैमिली थिएटर था। ये वाला जो कमर्शियल वाला थिएटर है जिसमें वो वाला नहीं था। यही वजह है कि अब वो थिएटर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा यकीन है कि मैं वो थिएटर करना चाहता हूँ जो मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी बीवी
बेटी मेरी देख सके। और ये थिएटर एकदम इसमें आपने देखा कि वो गिरावट का शिकार हो या कि बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़राब होती चली गई? मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता ही हुआ। उसमें हमारी नाहिली भी है, हमारी इग्नोरेंस भी है, हमारी उन इदारों के लोगों की। अगर टाइमली वहीं पर रोक लेते ना चीज़ें, कोई मजाक करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, मज़ा आता है, फैमिली आते हैं, लोग हंसने आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, लेकिन एक लेयर होती है। सही बात कि इस लिमिट से आगे नहीं जाना। हाँ, कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पे आपने नहीं जाना होता। एग्जैक्टली। आज भी बहुत पॉपुलर है थिएटर, देखें। और अभी मैंने देखा है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन दोबारा से फोकस हुआ है थिएटर को, रिवाइवल का फोकस, वहाँ पे जो चीज़ें खराब थी, जैसे थिएटर को बदनाम किया, वो चीज़ें वहाँ से एलिमिनेट करने का। अच्छा, हमारे कुछ एक्टर्स भी बड़ा अच्छा काम करे। यासिर हुसैन ने भी, आई हैव हर्ड, के मैंने yes. देखा नहीं है अभी The तक, Monkey Box? एग्जैक्टली, तो मैंने सुना है कि बड़ा अच्छा उन्होंने भी अभी ड्रामा किया है। बहुत सारे लोग हैं जो करते भी हैं और करना चाहते भी हैं, लेकिन आपको तय करना है कि थिएटर कौन सा वाला करना है। आपको दरमियान में ऐसा होता रहा कि भाई आपने कमर्शियल थिएटर भी करें, ये नहीं कि आप, लाजमी बात है, कारोबारी बात है, और फिर लोगों को बहुत माकूल पैसे आमदन होती थी, और बहुत अच्छे एक्टर भी आ गए अब तो, जो उस ज़माने के थिएटर के बहुत अच्छे एक्टर थे, और जो आप टेलीविज़न पर आ गए, तो जब टेलीविज़न पर बोलते हैं तो फिर तो बड़े कंट्रोल बोलते हैं ना। तो यही बात सिर्फ बताने की होती है कि आपको उस थिएटर में भी ज़रा सा एहतियात करनी है। एक लाफ्टर के लिए आपने बर्बाद नहीं कर देना ड्रामा। देखिए, दुनिया आ रही है, लोग आ रहे हैं देखने के लिए, लेकिन फैमिलीज नहीं आती। बिल्कुल। हमें फैमिलीज को लाना होगा, अच्छा थिएटर करना होगा। उस जमाने के आप ड्रामे देख लें, बहुत लोग, फैमिलीज आती थी और फैमिली देखती थी ड्रामे। बिल्कुल ऐसे हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, पोटेंशियल बहुत है। और अभी जिस तरह सबीन ने भी थिएटर का जिक्र किया, उससे पहले हाउस अरेस्ट भी चूंकि बहुत शर्म लगा, अनवर मकसूद साहब का, फैमिलीज देखी हमने, जो कि ज़ाहिर है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से हम कहेंगे फैमिलीज नहीं देख सकती वो थिएटर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर कि जो भी काम हो उसमें ये चीज़ मद्देनजर रखी जाए कि इट शुड बी फोकस्ड इन अ वे कि उसमें फैमिलीज आएँ। फैमिलीज आएँ, वेरी नाइस। आपको कमर्शियल करें उसको, सब चीज़ें करें उसमें, रिस्पेक्ट है, सिर्फ जाहिर है। उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आपने ये बात कहनी है, इस लिमिट से एक तो एक मसला ये हो गया कि रिहर्सल ही नहीं होती अब रिहर्सल करने का ज़माना ही, किसी को टाइम ही नहीं है। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो वो आपने जो अफसरान या हुकाम थे जो उस ज़माने में रिहर्सल देखा करते थे, अब रिहर्सल होगी तो देखेंगे। नहीं, साहब, इसकी वजह आपको क्या दिखती है कि पहले डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की ज़्यादा सुनी जाती थी, डायरेक्टर ड्रामा के, या फिर एक्टर्स की कम सुनी जाए, एक्टर्स डायरेक्टर को फॉलो करता था? अब डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा डिफरेंट सा सिनेरियो हो गया है कि अब जो डायरेक्टर है वो एक्टर्स को ज़्यादा फॉलो करता है, और एक्टर की ज़्यादा कमांड होती है, और एक्टर का ज़्यादा कि एक्टर के पास टाइम नहीं है जी, एक्टर की डेट लेनी है, ये करना है, वो करना है, तो इस झंझट में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, रिहर्सल ही नहीं होती। रिहर्सल भी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कोई इतनी बुरी ऐसा नहीं है। एक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं, थिएटर नो डाउट बहुत शानदार हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मैं बैठा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। इसी तरह उस स्टेज के ऊपर भी ज़रा सा एक सेल्फ सेंसर होता है आदमी के अंदर। एक लाफ्टर मेरे लिए सारी चीज़ नहीं है। मेरा एक जुमला अगर 4 फैमिलीज उठ के चली जाएं उसके बाद, तो ये कोई हेल्दी बात नहीं है, नामुनासिब सी बात है, जाहिर सी बात है। इसको हमें बहुत अच्छे वे में, बड़े पॉजिटिव वे में रिवाइव करना है, एट द सेम टाइम इसी तरह से कि हमारी फैमिलीज जो हैं वो ज़रूर है। अच्छा सर, आपने भी बड़े किरदार ने, जरा आपके करियर पे अब बात करते हैं ना। पहला अपना प्रोजेक्ट याद है जो किया, किरदार टेलीविजन, पाकिस्तान टेलीविजन ही है। पाकिस्तान टेलीविजन पे मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया लाहौर से मैंने नुसरत ठाकुर साहब का एक सीरियल था जी, उसमें आबिद अली मरहूम का बेटा बना था, ड्रामा सीरियल था वक्त, और ये असगर नदीम सही साहब का लिखा हुआ था, मेरे शहर के हैं, मुल्तान के। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मैं बेसिकली स्काई लैबर नहीं हूँ। मैं उस ज़माने में एक बड़ी अच्छी हेल्दी बात थी कि ऑडिशंस हुआ करते थे, और मैं ऑडिशन देने गया, और खालिद इजाज साहब उस वक्त प्रोग्राम मैनेजर थे लाहौर सेंटर के, और बाकायदा तौर पे उन्होंने ऑडिशन लिया, और बहुत सख्त आदमी थे और बहुत अच्छा, और उन्होंने ही मुझे खुद सिलेक्शन मेरी की और जाके कहा कि ठाकुर, इस बच्चे को इस रोल के लिए, उस ज़माने में शायद ऐसा सिंक हुआ था कि स्क्रिप्ट चीज़ें ये वो, तो उन्होंने उसको फिर
रूही आपा, रूही जाज साहिबा, नासिर खान साहब, इन सब लोगों के साथ मैंने काम किया, मरहूम कंबर अली शाह के साथ किया। तो मैंने उस ज़माने में किया। फिर मुझे एजुकेशन के लिए अपने मुल्तान वापस आना पड़ा और वहाँ फिर मुल्तान यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया जी। और मैं आज भी उन असातिज़ा को सलूट करता हूँ, डॉक्टर अनवार अहमद, डॉक्टर ए बी अशरफ, मैडम रवीना तरीन और डॉक्टर नजीब जमाल, जिन्होंने बाकायदा तौर पर बहुत कुछ उन असातिज़ा ने सिखाने की कोशिश की। पता नहीं मैं सीखा या नहीं सीखा, नहीं पता मैंने। I'm sure उस्ताद अच्छे से सीखा ही होगा। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने असातिज़ा को याद भी करूँ। आप अगर याद करें, इतनी रिस्पेक्ट करें तो आपने सीखा है ना। हाँ। तो ये वो मुझे मुल्तान अपने में रहा। फिर मैं इधर इस्लामाबाद आ गया और यहाँ पर आके मैं जमशेद फरशोरी मरहूम के सीरियल था रावल जुगनी, मैं लैला ज़ुबैरी साहबा और आसिफ सिमाब और उस वक्त के यहाँ के रावलपिंडी इस्लामाबाद के बड़े एक्टर। तो एक दो ड्रामे किए यहाँ पर। तो फिर शाकिर साहब इज़ अ फाइनेस्ट पर्सन, मेरे उस्ताद, मेरे मोहसन, जो कुछ कह सकते हैं। मैं आज तक जिस दिन मैं ज़रा सा भी अपने आप को समझता हूँ कि नहीं आज मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं सलाम करने के लिए उनके पास जाता हूँ। ओके। एक सिटिंग उनके साथ आपको बहुत कुछ आपका बदल देती है। आपके अंदर एक जंग चल रही होती है मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, आपकी सोच के अंदर, बट इतनी प्यारी गुफ्तगू, इतना प्यारा डायरेक्टर। मैंने उनके साथ बहुत ड्रामे किए। मैं आया जब तो मुझे कहते तू इधर गेस्ट हाउस कर। मेरी जॉब हो गई। मैंने कहा नहीं सर जी, मैं आते कितने हुई तेरी जॉब, बिल्कुल ऐसे ही, कितने हुई जॉब तेरी। मैं कहा ये मैं लाहौर में इस तरह, मेरा कार्डियो फाड़ा, बस तो आज तो अच्छे हैं। ओके। आप यकीन करें कि उसका यकीन उस बंदे का और मेरा, मैं कहा ठीक, मैं नहीं गया। मैं उस दिन से आज तक यहाँ इस्लामाबाद में सेटल हूँ जी। उन्होंने फोर्स ही कर लिया ना। गेस्ट हाउस में बहुत रोल किए, उसमें आप शायर है, पहलवान है, ग्रीन हाउस है, डबल रोल है, ऐसे ऐसे रोल उन्होंने मुझे मौका दिया। ये उनकी मेहरबानी है और वो मुझसे काम करवाया उन्होंने और बहुत किया। फिर हमने किया शहबाज मुन्ने भाई, अपना तो लेवल ही नहीं है, क्या अच्छा ड्रामा था, सारे लोग मौजूद। इसी तरह फिर उनके साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट किए। लास्ट उनके साथ जो किया था वो था इज़्तिराब, मलिक शहबाज। मैं कोई तितर बटेर नहीं, ना मैं चील का, मेरा नाम मलिक शहबाज है। बहुत बहुत अच्छा रोल था, बहुत पॉपुलर हुआ। मेरी हमेशा से कोशिश रही कि एक तो मैं वर्सटैलिटी का कायल हूँ। आप मुझे 3-4 रोल एक ही तरह के, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बड़ी तरीके से हट जाऊँ पीछे। चेंज आनी चाहिए। जब आप दूसरी दफ़ा स्क्रीन पे आएँ तो पता चलना चाहिए लोगों को कि यार कोई डिफरेंट आदमी आया है, कोई नई गल करेगा यार। सही बात है। तो शाकिर साहब में बड़ी खूबी थी कि वो बहुत स्पेस देते थे एक्टर को, बहुत स्पेस देते थे। ये आज भी जितने भी गेस्ट हाउस की टीम है, आप उनसे पूछें कभी तो वो कहेंगे यार बहुत स्पेस। आपने एक चीज़ सोची है तो आपने उनसे शेयर की तो सर इसमें मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ, तो कहेंगे अच्छा चल बोल। परफॉर्म किया और अगर आपको उनको समझ आई कि हाँ ठीक है, वो कहेंगे हाँ यार ठीक है, एनू रहने दे यार, ऐसी जगह तो कर ली, ऐ ना करी। तो ये एक जगह होती, बंदा हर दफ़ा ना मैं कुछ नया सोचूं, कुछ करूं। एक ड्रामा था मरहूम अहमद दाऊद साहब का, तावान, एक लॉन्ग प्ले। तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल बात थी कि उसमें मेरा जो रोल था वो मरहूम निसार कादरी के साथ था। और मैं बहुत ज़्यादा था कि यार बड़ा कमाल एक्टर है, बहुत शानदार, मैं इसको फेस करूँगा, क्या करूँगा, कैसे। डर होता है, सही बात। बहुत। मैं उसमें क्रेडिट एक साहब और को भी दूंगा, उनका नाम है जांज़ेब लोधी साहब, जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट थे। मैं मेकअप करवा रहा था, मैं उनसे कहूँ यार ये मेरा रोल है, मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए। उन्होंने मेरे लिए एक बड़ा खूबसूरत सा यहाँ कट लगाया, बनाया, विग आ गई, चीज़ें आ गई, कैसा अच्छा गेटअप मुझे उन्होंने दिया। अब मैं सोची जाऊँ कि यार मेरी एक, वैसे भी लोगों को पता है कि
میں ہر دفعہ آتا ہوں تو ایک تکیہ کلام ضرور ہوگا میرے ہر ڈرامے میں، ہر جگہ پر کوئی نہ ایک کوئی لائن ہوگی، کوشش کرتا ہوں، ایک لائن رکھنی چاہیے، لائن پکی ہونی چاہیے، اور لائن پکی ہو جاتی ہے پھر وہ ڈرامے کے ٹائٹل سے بھی زیادہ وہ لائن یاد ہو جاتی ہے. میں وہ اغوا کار ایک ایسا آدمی جو میں اس ڈرامے کا مین رول تھا. اب میں گاڑی پہ جا رہا ہوں لوکیشن کی طرف اور میرا ذہن گھوم رہا ہے کہ میں کیا کروں یار، مجھے کوئی چیز سمجھ آ جائے یار، کوئی چیز آنی چاہیے مجھے. اب اللہ میاں کی کرم نوازی میں سمجھتا ہوں کہ میں جب اسپاٹ پہ پہنچتا ہوں تو اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے. میں نے اپنی یہ قمیض سے اتار کے نا تو ایک یہ کیا، اوکے، ہاتھ پیچھے کر لیا، ہاں پیچھے کر لیا، یہ آ گیا صحیح، اور ایک لائن آئی بیچ میں، یعنی تمہیں پتہ ہے میری ایک رگ فالتو ہے. اب وہ میں جاتے ہی میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور میں جاتے ہی بولا تو شاکر صاحب نے کہا یہ کہاں سے ہے، واو گڈ یار. تو یہ استاد کی، محسن کی، بڑے کی اپریسیشن جو ہے نا وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. آپ جتنے آپ نے وہ ایگزامپلز ابھی دی نا اپنے کام سے متعلق، کچھ تکیہ کلام سے متعلق، ہمارے پاس ایک پیکیج بھی ہے سر. آپ کے کچھ کاموں کو ہم نے جوڑا تاکہ ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کریں. وہ کچھ ڈائلاگز آپ کے مختلف ڈراموں کے جو تائیوان اور اس طرح بہت سے اور ڈرامے آپ نے گیسٹ ہاؤس شیئر کرتے ہیں آپ سے. ذرا آپ کام دیکھتے ہیں پھر مزید بات کرتے ہیں. بلکہ آپ جو بات کریں گے دیکھنے کے بعد وہ کریں گے. ابھی جو ریسنٹ ان کا ایک پروجیکٹ ہوا ہے اس کے متعلق بات کریں گے، لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں. دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، یہی نا. دیکھو شہری، یہ نہیں چلے گا. تو کیا چلے گا فرا جی؟ منہ بھائی تم، شہری کہاں چلا گیا؟ اوہو، اس کا تو دماغ چل گیا ہے. اسے معلوم ہی نہیں کہ آپ چیز کیا ہے. دفع کریں اسے آپ. اپنا حال دل اس فدوی سے کہیں. منہ بھائی کوئی بات بھائی چھوڑ کے بھی کہہ دیا کرو. ساری دنیا مجھے بھائی کہے لیکن ایک شخصیت بھائی نہ کہے. وہ کون سی شخصیت ہے منہ بھائی؟ چھوڑ میرا ناک، یہ موم کا تھوڑی ہے. میرے سامنے آؤ، سامنے آؤ. اگر تم میں ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ. میں تمہارا مقابلہ کروں گا. سامنے آؤ. کیا ہوا صاحب جی، خیریت ہے؟ آپ نے مجھے آواز دی. اچھا ہوا تم آ گئے. کلپ آپ نے دیکھا، بہت سے لوگوں کو بہت سے ڈائلاگز یاد آ گئے ہوں گے جو کہ واقعی بہت زیادہ بولے جاتے تھے. اب سر آتے ہیں جو ریسنٹ ہم نے پروجیکٹ کیا ہے، ایک عمر خان بھی جس میں ہے، اس میں تکیہ کلام ہے کوئی؟ نہیں، اس میں نہیں. اس میں رول تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، اور اس میں ملکانی ہیں اور وہ میری بیٹی ہیں عمر خان. تو انشاءاللہ آپ جلدی اس کو دیکھیں گے. جلد اس کو دیکھیں گے، ہم انجوائے کریں گے. اس سے پہلے ہم نے دو تین سیریل ڈرامے کیے. ایک وڑائی صاحب کے ڈرامے کا ذکر میں ضرور کروں گا، بنیاد. ایک بہت اچھا اور ایک بہت ڈفرینٹ رول تھا. وہ ہم نے اس کلپ میں دکھایا. جی ہاں. تو ایک تو وہ، اور ایک نسیم عارف صاحب کا تھا شیرخوار. وہ دونوں ایک ایسے تھے جو اس حال ہی میں جو میں نے پروجیکٹ کیے. تو بلکہ ایک اور پروجیکٹ ہے، وہ بھی میں اس کا ذکر نہیں کرتا، وہ بھی انشاءاللہ جلدی آپ. اور ایز اے وائس اوور آرٹسٹ تو ہمیں آپ کے بہت سے کام نظر آ رہے ہوتے ہیں. بڑا کمرشل کام بھی ہوتا ہے اس میں، کچھ گورنمنٹ کے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. میں ایک کافی عرصے سے یہ ضرور رہا کہ میں مختلف منسٹریز یا مختلف کمرشلز ہیں ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ وائس میری رہی. توثیق، میں، عالیہ امام، ہم ایک زمانے سے یہ کام اکٹھے کرتے تھے جمشید صاحب کے اسٹوڈیو سے اور آصف خان مرحوم صاحب کے اسٹوڈیو سے. تو تھینک گاڈ کہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. باقی پاکستان ٹیلی ویژن کی جو بیسٹ ڈاکومنٹریز ہیں ان میں سے دو کا ذکر کروں گا پلیز. خاص طور پہ جو ابھی ایک کا نام لوں گا، اور وہ تھا، مجھے بڑی خوشی ہے وہ کر کے،
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी और उसको उसके पीछे भी बैकग्राउंड मेरी है। That's wonderful. तो अब तो वैसे मेरा ख्याल है सिंगिंग ही रहेगी आपकी करने वाली, है ना? इतने सारे काम माशाल्लाह, और सब में वो भी बड़े उम्दा तरीके से आपने सारे काम परफॉर्म किए, तो मेरा ख्याल है गाना गाना रह गया अब बस। नहीं, इस उम्र में क्या गाना, इस उम्र अब भी उम्र का ताल्लुक है उम्र की एज, हाँ नंबर ही होती हैं, बिल्कुल। ये कहने के लिए यही बात होती है, 20 हो 30 हो 40 हो क्या फर्क पड़ता है, एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, एक चीज़ मैंने और भी की, मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करके पाकिस्तान टेलीविज़न और दूसरे इदारों को दिए। ज़बरदस्त। मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था टेलीविज़न पे जो था वो था लाहौर जंक्शन। इसमें कवि खान मरहूम, शामिल खान, सुहेल समीर, सबा कमर, ये मेरे प्रोड्यूस किया हुआ था और मेरी और उसकी तरफ से। तो अल्लाह का बड़ा करम है, कोशिश करता हूँ कि मार्केटिंग चिप थोड़ी बहुत है मेरे अंदर और वो मैं चीज़ें कर लेता हूँ। हाँ, क्या करें? वो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्राइवेट सेक्टर में जब काम करते हैं तो वो वन मैन शो वाली बात ये होती है कि आपको सारी चीज़ें खुद ही करनी है। सही बात है। तो जान लड़ानी पड़ती है, लेकिन एक चीज़ है कि हमें उस प्राइवेट सेक्टर में काम करने का बहुत बेनिफिट हुआ। यानी आपको हर चीज़ की समझ आनी शुरू हो गई, आपको पता चल गया कि क्या करना होता है और क्या नहीं करना। सही बात है। तो उसमें मार्केटिंग भी है। तो अभी तो मैं हाल ही में आजकल काफ़ी अरसा हो गया मुझे एक ग्रुप के साथ वाबस्ता हूँ, रेजिडेंट डायरेक्टर हूँ यहाँ पर इस्लामाबाद में, तो उनके साथ हूँ। थैंक गॉड, अल्लाह का बहुत करम है। बड़ी जबरदस्त बात है। सुना है शायरी में भी बड़ी दिलचस्पी है आपको? बहुत ज़्यादा, बल्कि अच्छा हो गया। शेर लिखते हैं या पढ़ते हैं? पढ़ता ही हूँ। पढ़ते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया। अच्छा, वैसे एक अच्छा, चीज़ मैं वजाहत करूं, आपसे बल्कि वो करते ना, फरमाइश करते हैं, आगाज मुल्तान से हुआ था, तो अगर मुल्तान के हवाले से कुछ हो जाए। हाँ। बिल्कुल। एक मेरे दोस्त हैं मुल्तान के बहुत अच्छे, वैसे तो बहुत सारे दोस्त हैं मुल्तान के, पेटियां भेजते हैं। शाकिर हुसैन शाकिर हैं, एक दोस्त हैं रजी। तो रजी ने मुल्तान के हवाले से एक चीज़ है वो मैं पेश करना चाहूँगा, उनके दो शेर, क्योंकि मेरी शनाख्त, मेरा हवाला मुल्तान है और वो मेरे अंदर से कभी नहीं निकल सकता। मैं अपने वसेब को, अपने शहर को नहीं भूल सकता, चाहे मैं 40 साल से इस शहर में हूँ, लेकिन मुल्तान नहीं। मुल्तान रूट्स मुल्तान है जी। पूरी दुनिया में मेरी पहचान है, मुल्तान है। मैं कहानी, ये मेरा उन्वान है, मुल्तान है। चाहने वालों, मैं तुमसे छुप नहीं सकता कभी, दोस्तों मेरा पता आसान है, मुल्तान है। हाय हाय। एक शेर और, एक मुल्तानी समाया है मेरे दिल में रजी, जिसकी यादों से ये दिल गुंजान है, मुल्तान है। वाह। सो मुल्तान मेरी पहचान है और वो मेरे अंदर से कभी नहीं निकलता। अरे निकलना चाहिए भी नहीं, आपकी रूट्स होते हैं, जाहिर है आपको जो इलाका होता है वो तो आपके दिल के वैसे बहुत ज़्यादा करीब होता है। सर थैंक यू वंस अगेन, आप मौजूद थे हमारे दरमियान और सही बात है आपने तो